ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडिबल एंड विजिबल, प्लीज चैट बॉक्स में बोलो। Yes, ma'am. ओके डन। चलो 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 भाई, लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट एंड इजी सब्जेक्ट आई बिलीव, जिसमें आप लोग एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। हंसी आ रही है लोगों को। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप प्रिपरेशन बीइंग डन। अच्छा चल रहा है तैयारी। चलो अब हम लोग ना हमारे एसबीसी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से एंड एस बी आई डबल एल न्यू सिलेबस के हिसाब से दोनों के लिए टॉपिक सेम, सब्जेक्ट सेम, हम लोग स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेबल फॉर ऑल द बोथ पीपल। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट बी ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज 40 मार्क का कैश मार्क्स जैसा काम करेगा तुम्हारा। ठीक है, जिसके नोट्स हम लोग ने क्लास में लिखे थे ना, तुम्हारे वही नोट्स एकदम सफिशिएंट है। ठीक है, उसके साथ तुमको सिर्फ चाहिए था राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, तो फटाफट वो प्रिपरेशन खत्म करते हैं, फिर हमारे कल के लेक्चर में, उसके बाद के लेक्चर में जो पार्ट ए है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग चालू करेंगे। क्लियर? शैल वी बिगिन नाउ? हम लोग लेबर कोड से शुरू कर रहे हैं। लेबर कोड में हम लोग 4 देते हैं। ठीक है, कौन सा है? पहला पहला क्या था? पहले तो देखो, वर्कर की हेल्थ सेफ्टी और वो जहाँ पे काम करने जा रहे हैं उस चीजों का ध्यान रखो। तो फर्स्ट वर्ड इज योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, दूसरा, जब वो लोग काम करेंगे उसके बाद उनको क्या दिया जाएगा? पेटेंट। ठीक है, अच्छा मीटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए हम लोगों ने दूसरा को डिस्कस किया, वो होगा। चलो अब हमारी वर्किंग कंडीशन भी अच्छी हो गई, हेल्थ सेफ्टी का भी ध्यान हो गया, वर्कर को प्रॉपर रेम्यूनरेशन भी मिल रहा है। तो थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ द वर्कर बिकॉज दे आर नॉट दैट मच फाइनेंशियली स्टेबल, तो उनको क्या प्रोवाइड करोगे? ग्रेचुइटी, पेंशन फंड, ईएसआई फंड एंड एवरीथिंग। तो वो हो गया हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। एंड द लास्ट, अगर वर्कर और दूसरे वर्कर के बीच में या उसके एम्प्लॉयर के साथ में उनका डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है, तो तुम कौन से कोड में कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 लेबर कोड। सबका फीचर्स ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिया था। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कोड, कौन सा वाला? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। कितने चैप्टर स्टेज में? 3 चैप्टर थे। ठीक है, जिसमें से आइडियली ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। देन हमारा आता है ये वाला एंड द थर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वन थर्ड, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट लेबर ना पहले अगर आप फैक्ट्री एक्ट और चाइल्ड लेबर एक्ट कर लेते हो ना अच्छे से, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अपने आप काफी प्रोविजन कवर हो जाएंगे। ठीक है, चल फैक्ट्री एक्ट से चालू करें कि चाइल्ड लेबर एक्ट से शुरू करें? तो कोई भी चलेगा, चाइल्ड लेबर फटाफट खत्म हो जाएगा, उससे शुरू करते हैं। ठीक है, चलो चलेगा, बुक ये नहीं करोगे, यहाँ पे ध्यान दो कुछ। चलो, कोड नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चार्ज एंड एडवांसमेंट, लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब देखो हम लोग ना रिविजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग वापस से बेस से चालू नहीं करने वाले। अज्यूमिंग यू नो द प्रोविजन, हम सिर्फ और सिर्फ वो प्रोविजन को रिवाइज करने वाले। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या दिया रहेगा? चाइल्ड के लिए एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, हैजार्डस एज वेल एज नॉन हैजार्डस, तो उसके कुछ प्रोविजन दिए होंगे। ठीक है, एडल्टेंट के लिए नॉन हैजार्डस इज परमिसिबल, हैजार्डस इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो उनको हम लोगों को क्या करने का? रेगुलेट करने का। ठीक है, तो कुछ प्रोविजन इसके हिसाब से आएंगे। एज वेल एज चाइल्ड के लिए हमने कुछ एक्सेप्शन रखे थे, याद है वो डांसिंग प्रोग्राम, सिंगिंग प्रोग्राम, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, चलो तो पहले चाइल्ड की डेफिनेशन इज द चिल्ड्रन और आज चिल्ड्रंस डे भी है। तो चाइल्ड की डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। कंप्लीटेड 14 years of एज
और एज पर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन विच एवर इज गुड। ठीक है, एडोलसेंट की डेफिनेशन में कौन आएंगे? तो who has completed 14 years but not 18 years। ठीक है, आते हैं प्रोविजंस के ऊपर। सबसे पहले चाइल्ड से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 3। सेक्शन 3 ए स्टैंड्स फॉर एडोलसेंट। ठीक है, सेक्शन 3 की कंडीशन क्या बोलता है? पहले तो हम लोग पहली लाइन में बोलते हैं कि भाई नो चाइल्ड विल बी परमिटेड, ठीक है, टू वर्क इन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, but there are two exceptions. अगर चाइल्ड के फैमिली बिजनेस है, provided that family business is dealing in non-hazardous substances और non-hazardous industry, तो वहां पे काम करना is allowed। ओके, अब दूसरा, अगर ये चाइल्ड कोई टीवी सीरियल में, एड्स में काम कर रहा है, सिंगिंग डांसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सेप्ट फॉर द सर्कस इंडस्ट्री, देन ऑल्सो इट इज परमिटेड। ठीक है, अच्छा ये कब काम कर सकता है? आफ्टर हिज स्कूल आवर एंड ड्यूरिंग द वेकेशन। क्लियर? तो सेक्शन 3 के प्रोविजन हो गए। अब हम लोग आते हैं 3A के प्रोविजन के ऊपर। एडोलसेंट के प्रोविजन क्या बोल रहे हैं? देखो, adolescent in everywhere it is permitted to work except for the hazardous industry। क्या hazardous industry हम लोगों को इस एक्ट के शेड्यूल में दिया हुआ है? आंसर इज यस, जिसमें हम लोगों ने बोला अगर माइंस हुआ हो या फिर टॉक्सिक केमिकल, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस हुए तो वहां पे हम लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर हम लोग ने बोला कि चाइल्ड ये दो जगह पे काम कर सकता है तो कितने दिन में कितने आवर्स काम करेगा और उसको कितना लीव मिलेगा। ठीक है, सेम अप्लाइज विद योर एडोलसेंट। ओके, कुछ याद है इनका पीरियड ऑफ वर्क? एडोलसेंट के लिए क्या था? कुछ था एडोलसेंट के लिए? ये था 3 आवर्स। यस, और बीच में कितना? ठीक है, तो ये था हमारे एडोलसेंट के लिए। चाइल्ड के लिए क्या था कि जो टोटल टाइम होगा शैल नॉट एक्सीड 6 आवर्स। परफेक्ट, ठीक है, तो वो प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा, अब फर्दर हम लोग एडोलसेंट की अगर बात करें तो क्या एडोलसेंट को हम लोग नाइट टाइम पे ड्यूटी पे रख सकते हैं? नहीं नहीं, एडोलसेंट अगर एक साथ में 4 ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्या वो चीज चलेगी? नहीं। ठीक है, so all that for the further provisions for the adolescent। ठीक है, अच्छा क्या छुट्टी मिलनी चाहिए लोगों को? हाँ, चाइल्ड और एडोलसेंट दोनों को। ठीक है, कितने दिन की छुट्टी? एक 1 फुल डे। ओके, अच्छा एम्प्लॉयर ने आज डिसाइड किया कि मैं छुट्टी देता हूँ संडे को। ठीक है, जैसे ही फ्राइडे आया बोलते नहीं संडे नहीं, अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूसडे छुट्टी दे देंगे, फर्दर कर सकते हैं। नहीं, तो चेंजेस आर अलाउड ओनली वंस इन 3 मंथ। अगर आपने संडे डिसाइड किया है तो 3 मंथ तक आपकी छुट्टी संडे के दिन पे ही जानी चाहिए। Is that clear? Correct? चलो, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपको मेरे लेबर लॉ के चैप्टर में आएगा, दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन विद द अथॉरिटी एंड दूसरा इज योर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। ठीक है, तो हर एक एक्ट के हिसाब से ना डिटेल्स याद रखोगे, उस डिटेल्स के हिसाब से आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी अथॉरिटी को क्या इंटीमेशन देंगे? एंड हमारी यहाँ पे अथॉरिटी इज योर ऑक्यूपायर। फैक्ट्री एक्ट अगर याद आ रहा है तो ऑक्यूपायर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर देयर। ठीक है, ऑक्यूपायर मींस द पर्सन who has ultimate control over the affairs of that factory। ठीक है, तो वो ऑक्यूपायर किसको नोटिस देगा जाके आगे? हमारे इंस्पेक्टर को विद इन 30 डेज कि भाई हमने इस पर्सन को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय किया है। अब उस पर्सन का नाम होगा, हमारी कंपनी का नाम एड्रेस दिया होगा, ऑक्यूपायर का नाम एड्रेस दिया होगा, उसके मैनेजर का नाम एड्रेस एंड हमारे एडोलसेंट की सारी डिटेल्स आएगी, प्लस हमको बताने का कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट कौन से सेक्टर में डील करती है। ठीक है, ये क्यों बताओगे? सो दैट कम टू नो कि ये नॉन हैजार्डस इंडस्ट्री है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट योर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो हमने जो एडोलसेंट को एम्प्लॉय किया उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ आप बताओ, कितने टाइम के लिए उन्होंने काम किया, कितनी लीव उनको दी गई वो बताओ, और उन्होंने किस नेचर का काम किया उसके बारे में बताओ। ठीक है, दैट वाज अबाउट योर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। क्लियर? चैप्टर डन? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? आप लोग ना चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हो एंड आई होप तुम लोग ने भी पढ़ लिया होगा, बिकॉज एटलीस्ट वंस रीडिंग हो गई होगी। ठीक है, डन। अब आते हैं अपने चैप्टर नंबर इंपॉर्टेंट वाले, दैट इज योर फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट को हम लोगों ने ना कुछ 2-3 पार्ट में क्लासिफाई किया था। क्या था वो? पहला तुम्हारा था जो बात करता है अबाउट द
डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, अगर फैक्ट्री की डेफिनेशन में फॉल होते हो तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री एज पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो दूसरा वाला था हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, ठीक है। थर्ड वाला था हमारा जो कोड का नाम है ना, ठीक है, मतलब वर्कर की हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर। इसमें हम लोग ने कुछ वॉशरूम के बारे में बात किया था, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के बारे में बात किया था, झाड़ू पोछा के बारे में बात किया था। ऑल दैट विल बी कवर्ड इन योर पॉइंट नंबर 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पार्ट इज योर डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री क्या होती है? फैक्ट्री को हम लोग ने क्लासिफाई किया था कुछ, किसको बोलते थे हम लोग फैक्ट्री? कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर्स की क्राइटेरिया थी। फिर फैक्ट्री कुछ विद द हेल्प ऑफ पावर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ पावर काम कर रहा था, याद है कुछ? अच्छा, तो फैक्ट्री बोलने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या होनी चाहिए? कुछ जगह होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन इज देयर मस्ट बी सम प्रेमाइसेस, ठीक है। उस प्रेमाइसेस में हम लोग क्या काम करेंगे? ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है। So there your next point for the essential requirement is first is your there must be a premises. In that premises manufacturing activity should be carried on, ठीक है। अच्छा, अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी हो रही मतलब उधर वहां पे कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स भी होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग फर्दर दो चीज में क्लासिफाई करेंगे। इफ द फैक्ट्री इज वर्किंग विद द एड ऑफ पार्ट, मतलब विद द हेल्प ऑफ पार्ट, तो 10 और 2 वर्कर्स। अगर फैक्ट्री में इट इज वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पार्ट, देन 20 और मोर वर्कर्स। अब हम इसको कब का देखने वाले हैं? ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। इसमें याद रखना इस टाइप की केस स्टडी में कि जब भी आपको दिया हो कि ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ, तो हमारा क्वेश्चन ये बोलता है कि पिछले 12 महीने में अगर एक भी दिन हमारे क्राइटेरिया हुआ, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सीड 10 और इट एक्सीड 20, देन फैक्ट्री एक्ट विल बी एप्लीकेबल, ठीक है। हर जगह पे अगर आपको प्रोविजन याद हो एप्लीकेबिलिटी का तो नीचे लिखा हुआ था ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स वाले, ओके। तो दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैक्ट्री। अच्छा, कौन सी चीजों को हम लोग फैक्ट्री में ही बोले? क्या डिफेंस सेक्टर, आर्मी सेक्टर, नेवी सेक्टर हुआ तो वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगी? नहीं। कोई भी रेस्टोरेंट, स्लीपिंग प्लेस है, रेलवे रनिंग शेड है, क्या ये फैक्ट्री की डेफिनेशन में आएगी? आंसर इज नो, ठीक है। चलो, आ गया डेफिनेशन। देयर मस्ट बी अ प्रेमाइसेस, उसके में क्या कैरी ऑन होगा? देयर मस्ट बी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एंड द थर्ड थिंग इज अबाउट द वर्कर्स, 10 or more in case with car, 20 or more in case without car। एंड द डेफिनेशन में जो कवर नहीं हुआ दैट इज रेलवे रनिंग शेड, माइंस, मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म फोर्स, होटल्स, ईटिंग प्लेस, रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा। इज दैट क्लियर? डन। अब फैक्ट्री के बाद में what is called as a manufacturing process। चलो, अगर मैं सिर्फ प्रिंटिंग और स्टेशनरी का काम कर रही हूँ, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आऊंगी? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आऊंगी। प्रिंटिंग का काम हो रहा है, बुक बाइंडिंग का काम हो रहा है, स्टेशनरी का काम हो रहा है, दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इधर डेफिनेशन देखो जरा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये देखो मेरी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम चल रहा है, आऊंगी मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, ठीक है। मेरी फैक्ट्री में गुड्स, आर्टिकल, सब्सटेंस बनाने का काम चल रहा है, जैसे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। मेरी फैक्ट्री में ये सब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी की वजह से कोई वाटर, क्वालिटी, वेट, ये सब जनरेट हो रहा है, ठीक है। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तभी तो कुछ कचरा, वेस्ट निकलेगा ना, तो ऑल दैट विल बी आल्सो कवर्ड इन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा, सिर्फ कोल्ड स्टोरेज का काम करते हैं भी आएंगे। एंड लास्ट में योर शिप्स एंड वेसल, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं वर्कर की डेफिनेशन में कौन आएगा? ध्यान से समझना, जो वर्कर की डेफिनेशन में आएगा उसी को ही फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जितने भी वेलफेयर कंडीशंस दिए हैं, हेल्थ सेफ्टी कंडीशंस दिए हैं, उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो हमारी डेफिनेशन कैसी होगी? लार्ज होगी, एक्सपांड वाली होगी, या फिर हम लोग नैरो डेफिनेशन रखेंगे? हम लोग क्या ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वर्कर इसमें इंक्लूड हो ताकि उन सबको ये बेनिफिट दिया जाए, ठीक है। तो वर्कर्स को आप कैसे क्लासिफाई करोगे? दो पार्ट में। वर्कर जो है डायरेक्टली वो मशीनरी में काम कर रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, तो वो हुआ हमारा वर्कर। दूसरा कौन हो सकता है? अच्छा, मशीनरी के आसपास या फैक्ट्री में क्लीनिंग वगैरह काम कर रहे हो,
that will also be included in the definition of your worker, ठीक है। एंड वर्कर को हम लोग कैसे एम्प्लॉय करते हैं, दो तरीके से, प्रिंसिपल एम्प्लॉय, मतलब हमारा ऑक्यूपायर खुद वो वर्कर को जाके लेके आया तो डायरेक्टली इज अपॉइंटेड। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा इसके बाद वाला चैप्टर है, तो क्या वो लोग भी वर्कर की डेफिनेशन में आए, आंसर इज यस, ठीक है। अच्छा, क्या डिफेंस सेक्टर या आर्मी सेक्टर वाले लोग आए इसमें, नेवर, कोई भी लेबर लॉ में, कोई भी लेबर एक्ट में कभी भी डिफेंस आर्मी सेक्टर नहीं है, क्लियर है। चलो देखो फटाफट, वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड directly or through an agency with or without the knowledge of the principal employer in any manufacturing process or the cleaning part of the machinery or the machinery used for the manufacturing process, but it does not include the member of armed forces of the union. Are we clear? Chalo, moving on to the next definition. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, देखो लॉजिकली समझ से जाओगे तो चीजें अपने आप आ जाएगी। ऑक्यूपायर मतलब कौन, सिंपल भाषा में, सादी भाषा में, ओनर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। मतलब ओनर कौन होता है, जिसके पास में पूरा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, ओनर और ऑक्यूपायर मीन्स द पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। अच्छा, अलग अलग टाइप की एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है, एंड ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो अगर हमारी केस में कंपनी है तो उसमें ऑक्यूपायर कौन होगा, कौन होगा ऑक्यूपायर, द डायरेक्टर और द प्रिंसिपल ऑफिसर, जिनको हम लोगों ने असाइन किया कि भाई आप फैक्ट्री के सारे काम को संभालो, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कौन होगा, द पार्टनर, ठीक है, जिसको हम लोग ने डेजिग्नेट किया भाई आप इधर काम करो। एंड अगर गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन या एस्टैब्लिशमेंट है, बी इट योर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, ठीक है, तो कौन होगा, तो पर्सन अपॉइंटेड बाय सब गवर्नमेंट, इज दैट क्लियर। अच्छा, शिप और शिप से वेसल का नाम है, तो द ओनर ऑफ द शिप और द डॉक ऑफ द शिप, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दैट इज अबाउट योर ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की डेफिनेशन आपको एक बार पढ़नी है इस चैप्टर में, फिर हर जगह ऑक्यूपायर का डेफिनेशन हम लोग ने लिखा होता है एज पर फैक्ट्री एक्ट 1948, क्लियर। दैट डेफिनेशन, चलो could you please send this PDF? यस, मैंने भेजा हुआ है, मैं वापस भेज देती हूँ। भेज दिया है, तुमने तो लिखा है ये PDF क्लास। होश में आओ, होश में, हमारे एग्जाम को सिर्फ आज 14 नवंबर है, पढ़ लिया सब। Good. चलो रजिस्ट्रेशन में आने का पार्ट 2 ऑफ अवर चैप्टर। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट, और यू कैन कॉल इट एज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, वो एक अथॉरिटी को अपॉइंट करेगा, एंड दैट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट इज चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। नाउ वंस दिस इज डन, फिर जो हमारा ऑक्यूपायर होगा ना, वो ऑक्यूपायर क्या करने जाएगा, उनको एप्लीकेशन करने जाएगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है। तो योर सेक्शन 6 का प्रोविजन बोलता है कि पहले हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दैट इज अवर स्टेट गवर्नमेंट, विल मेक रूल्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस इंस्पेक्टर और द अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजन आएंगे, तब आपको रजिस्ट्रेशन देना है। अगर आपकी फैक्ट्री ऑलरेडी है और आप इसको एक्सपांड कर रहे हो, जैसे हमको एक जगह लिया और प्रीमाइसेस ले लिया, वापस आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, क्योंकि आपके नंबर ऑफ वर्कर वहां पे बढ़ जाएंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट बोलता है रजिस्ट्रेशन ले लिया, रजिस्ट्रेशन को आपको टाइम टू टाइम रिन्यू करते रहने का, एंड उस चीज को फर्दर कैरी ऑन करोगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन से आपको तब तक रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक आप सेक्शन 7 के अंदर की कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। तो सेक्शन 6 इज अ वेरी नॉर्मल सेक्शन, वेरी प्रोसीजरल सेक्शन, पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सेक्शन नंबर 7, बिकॉज अगर सारी कंडीशंस की बात करें तो वो दिया है हम लोगों को सेक्शन 7 के अंदर, ठीक है। चलो तो हम लोग आएंगे सेक्शन 7 के ऊपर, जो बोलता है ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर और द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्री चालू करने से पहले नोटिस देने का कि फैक्ट्री चालू करने के बाद, ऑब्वियसली पहले, ठीक है। तो ऑक्यूपायर किसके पास जाएगा, अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट और चीफ इंस्पेक्टर, कितने दिन पहले जाएगा, 15 days बिफोर बिगिनिंग टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस एज अ प्रीमाइसेस एंड अ फैक्ट्री, ठीक है। अच्छा, खाली अब जाके बोल दोगे कि देखो मैंने ये फैक्ट्री चलाई, मेरे को रजिस्ट्रेशन देना चलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन इज ऑलरेडी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट, and that documents are a very basic details and information about yourself, means the occupier,
as well as the factory in which you are doing the manufacturing activity. ठीक है, तो क्या बेसिक डिटेल्स हो गए। सबसे पहले तो अपनी फैक्ट्री का नाम क्या है, आप कहाँ पे सिचुएटेड हो, देन उसके बाद आपकी फैक्ट्री का ओनर कौन है, मतलब ऑक्यूपायर कौन है, उसकी डिटेल दे दे। फिर आप जहाँ भी ना अपना फैक्ट्री वाला काम करने वाले हैं, क्या ये प्रेमाइसेस आपकी खुद की ओन है या फिर आपने रेंट पे लिया है या आपने लीज पे लिया है। तो अगर रेंट और लीज पे लिया है तो ओनर कोई और होगा, उसकी भी डिटेल प्रोवाइड करने की। ठीक है, अगर तुम्हारी खुद की है तो नो प्रॉब्लम, ऑक्यूपायर की डिटेल विल बी सफिशिएंट। ओके, अब आप इस फैक्ट्री में क्या काम करने वाले हो, क्या आप गार्मेंट्स इंडस्ट्री में डील करोगे, क्या आप कॉमर्शियल वाली कोई इंडस्ट्री में डील करोगे, या आप एक नॉर्मल गुड्स एंड आर्टिकल्स को बनाओगे। ठीक है, जिससे हम लोगों को ना फर्दर क्या क्या रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस लगेंगे वो समझ में आएगा। ओके, अब हमारी फैक्ट्री में जो काम होगा हो सकता है वो इलेक्ट्रिक के साथ हो या इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव दैट यूनिट्स की आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब टोटल हॉर्स रेटेड पावर दैट यू आर गोइंग टू एम्प्लॉय इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सबसे इम्पोर्टेंट हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, कितने वर्कर्स को हम लोग ने यहाँ पे एम्प्लॉय किया। क्लियर, तो तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में पिक्चर में कौन आएगा, हमारा चीफ इंस्पेक्टर। वो चीफ इंस्पेक्टर क्या काम करेगा, आइदर दे विल ग्रांट यू द रजिस्ट्रेशन और दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा वो लोग ना आपकी एप्लीकेशन को ग्रांट करते हैं ना वो एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डीम्ड अप्रूवल। बट आपको डीम्ड अप्रूवल कब मानोगे, 3 महीने के बाद। ठीक है, एक एप्लीकेशन किया और 3 महीने तक कोई भी कम्युनिकेशन नहीं आता, यस भी नहीं आता, नो भी नहीं आता, तो आप क्या करोगे, डीम्ड अप्रूवल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ। ठीक है, अच्छा अगर आपको चीफ इंस्पेक्टर या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी डिसीजन से डिससेटिस्फाई हो तो क्या हमारे पास जो अपील फाइल करने का प्रोविजन है, आंसर ही है किसके पास जाओगे, अपील इज ऑलवेज फाइल विद द हायर अथॉरिटी एंड दैट हायर अथॉरिटी इज अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। कितने दिन में जाने का, विद इन 30 डेज। ठीक है, अब अगर हमारी फैक्ट्री नई है या हम लोग सीजनल बिजनेस में काम करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज आपको वापस रजिस्ट्रेशन के लिए बताने का, मतलब वो रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली जस्ट एन इंटीमेशन कि भाई हमने काम किया था, हम सीजनल बिजनेस में ऑपरेट करें, अब हम अपना काम वापस शुरू करने वाले हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट योर सेक्शन नंबर 7। क्लियर है, डन। ओके, नेक्स्ट वाला बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ एनी न्यू मैनेजर। मैनेजर कौन होगा, देखो ये ऑक्यूपायर है हमारा, जो मेन पर्सन है। ठीक है, उसके नीचे, ठीक है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्यूपायर इन द फैक्ट्री। ठीक है, तो इन केस ये प्रेजेंट नहीं है तो उसके बिहाफ पे कौन होगा, हमारा मैनेजर। तो ऑक्यूपायर जब भी मैनेजर को अपॉइंट करता है वो भी हमको चीफ इंस्पेक्टर को बताने का, कितने दिन में बताने का, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। क्लियर, अच्छा हमारे यहाँ पे अगर कोई भी मैनेजर जैसा डेजिग्नेट नहीं किया है तो हम लोग किसको अज्यूम करेंगे एज अ मैनेजर, द ऑक्यूपायर। Here, done. General duties of occupier, which was very easy. हम लोगों को सफिशिएंट मेजर लेंगे टू मेक श्योर जो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो मशीनरी यूज हो रही है दैट आर सेफ एंड विदाउट द रिस्क टू हेल्थ। हर एक पॉइंट पे देखोगे ना तो आपको यही दिखेगा, देखो सेफ विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ठीक है, सेफ्टी ऑफ ऑल वर्कर्स, सेफ एंड विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर आपकी एजाइलस इंडस्ट्री है तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू प्रोवाइड प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट सो दैट अगर कल को कुछ फायर लग जाती है उस फैक्ट्री में तो आप सीधे सीधे वहां से एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके यहाँ पे कोई नई मशीनरी आई है तो आपको वो सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का कि कैसे ये नई मशीनरी को यूज करना है। देन अगर आपके यहाँ पे कोई एडोसेंट काम कर रहा है तो उसके ऊपर एक सुपरवाइजर को रखो तो मेक श्योर कि यहाँ पे जो भी काम करेगा वो मशीनरी पे उसको कहीं पे भी इंजरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दैट वाज द जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्यूपायर। अब जनरल ड्यूटीज ऑफ द मैन्युफैक्चरर भी था। मैन्युफैक्चरर कौन, जो आर्टिकल एंड सब्सटेंस को बनाता है। देखो जब से वो आर्टिकल एंड सब्सटेंस एग्जिस्टेंस में आया या फिर आपने इंपोर्ट किया, दोनों ही केस में यू हैव टू मेक श्योर दैट दैट आर्टिकल्स आर सेफ एंड विदाउट द रिस्क टू हेल्थ एंड दैट आर वेरी सेफ फॉर यूज टू द वर्कर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब हम लोग आते हैं हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर कंडीशंस पे। हेल्थ वाली कंडीशंस याद है, कुछ 3-4 पॉइंट जो तुमको याद हो हेल्थ वाले पॉइंट्स में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग भी रिप्लाई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ चैटिंग विद ईच अदर। क्या था हेल्थ वाले पॉइंट्स पे,
सबसे पहला तो हमारा क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस रखने के लिए क्या करना चाहिए? झाड़ू पोछा, दैट इज कॉल्ड एज स्वीपिंग। एंड पोछे को क्या बोलते हैं? ठीक है। फिर क्या था? अच्छा, कुछ दीवार और विंडोज की बात की थी हमने, पेंट होना चाहिए, ठीक है। पेंटिंग एवरी 5 years, यस। ओके। फिर नेक्स्ट क्या था? पेंटिंग तक बराबर है एवरी 5 years। फिर नेक्स्ट, यस, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो हमारी फैक्ट्री से जो भी कचरा वगैरह होता है तो वो फैक्ट्री के बीच में रख लेगा, तो ये सब लोग काम नहीं करेंगे, नॉट पॉसिबल। यू हैव टू मेक मेजर्स फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। देन क्लीनलीनेस में और क्या पॉइंट आएगा? windows and all that thing, and the washroom facility. Washroom facility should be inside the factory only, as well as it should be clean. It should be separate for male and female. अच्छा, वॉशरूम यहाँ पे है, स्वच्छ भारत अभियान, वेरी गुड। वॉशरूम इधर है, और जो उसी के ही बाजू में अगर हम अपने ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी रख के दिए, ठीक है, तो रिमूव स्पाइडर वेब्स, वाओ। तो ये चीज चलेगा। मतलब जस्ट इधर वॉशरूम है, अच्छी खासी मस्त फ्रेग्रेंस आ रही है वॉशरूम से। एंड इसी के ही जस्ट बाजू में हम लोगों ने किया है हमारा ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा? चलेगा नहीं, देट शुड बी एट अ सफिशिएंट डिस्टेंस, ठीक है। अगर वॉशरूम यहाँ पे है तो हमारे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज एटलीस्ट कुछ मीटर्स के लिए आगे होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? तो इस वाला कंडीशन देखो, तुम लोग यहाँ पे भी शुरू हो गए। नेक्स्ट वाला क्या था हमारा? सेफ्टी कंडीशन। सेफ्टी में कुछ पॉइंट क्या है वर्कर्स के लिए, मैं तुमको बताती हूँ, उसके अंदर के पॉइंट तुम बताती हूँ। एक था, देन था, ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल दिया, तो इसके साथ में क्या आना चाहिए वो बताओ। चलो, लिफ्ट के केस में कुछ याद आया? लिफ्ट कैसी होनी चाहिए? क्लीन। नहीं क्या, लिफ्ट के अंदर है, लिफ्ट के लिए क्या था, वो प्रोविजन क्या था? लिफ्ट के लिए ऐसा प्रोविजन था कि सपोज जैसे हमारी नॉर्मल लिफ्ट के लिए उसमें हम लोग क्या करते थे, ऐसा लिखते ना कि नंबर ऑफ पीपल दैट आर अलाउड इन दिस लिफ्ट इज दिस वन, और हाउ मच केजीज आर अलाउड दैट वन। तो ये सब चीजें वर्कर्स की यहाँ पे जो फैक्ट्री में लिफ्ट है उसके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग ने बात किया लिफ्ट तो मतलब फैक्ट्री के अंदर, उसकी बात होती है कंस्ट्रक्शन साइट में, वो हॉइस्ट होते हैं, उसको अपना हॉइस्ट बोलते हैं। अब जब ऐसे है कि एक बार ऊपर जा रहे हैं तो फिर एकदम से ऐसे नीचे गिरा है तो सारे वर्कर्स उसमें से ऐसे ऊपर की नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। ये चीज चलेगा, ठीक है। तो तुम्हारी वॉइस की प्रोविजन बोलो या लिफ्ट के प्रोविजन बोलो, दैट इट शुड बी वेरी सेफ। एंड जितना हम लोग वेट कैटलॉग कर पाते हैं उतना ही वेट के हिसाब से वहां पे वर्कर्स जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट था, जैसे हमारी वेल्डिंग एक्टिविटीज होती है, हम लोग बचपन से ना बोला गया था ना, वो वेल्डिंग में जब लाइट होती है देखने को, मेरा ध्यान तो हमेशा फिर भी उधर ही रहता था, उससे आग खराब होती है, ठीक है। अब वर्कर के लिए तो वो पूरा दिन का काम है, रोज का काम है, तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पे उनके लिए? क्या प्रोवाइड करोगे? ग्लासेस प्रोवाइड करो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द आई, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा कॉटन ओपनर्स। कॉटन ओपनर्स में दो जगहों को एकदम प्रोहिबिटेड था, एक, यस, एक हमारे वुमेन के लिए, एक हमारे चिल्ड्रन के लिए, कि दूर दूर तक कॉटन ओपनर्स की मशीन के आसपास भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। देन क्या था? अगर हमने ना कोई नई मशीनरी लगाई है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस मशीनरी को क्या करने का? केसिंग ऑफ न्यू मशीनरी एंड फेंसिंग ऑफ न्यू मशीनरी। तो जो रिवॉल्विंग मशीनरी होती है ना, उसके एकदम आसपास जाके अपने को भी साथ में रिवॉल्व नहीं होना है, ठीक है। तो एटलीस्ट सफिशिएंट डिस्टेंस शुड बी मेंटेन, क्लियर। और एक लास्ट पॉइंट, अंडरग्राउंड टैंक्स होता है ना, जैसे अंडरग्राउंड काम करने लगा टाइम, तो उस टाइम पे भी जो फैक्ट्री में होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक कि यहाँ पे ना, जैसे सपोज हमारा ये फैक्ट्री का फ्लोर है, ठीक है, उसके ही बीच में आपने ना यहाँ पे एक, तो पूरा गायब हो गया, बीच में यहाँ पे एक आपने टनल बना दिया और यहाँ के वर्कर्स जा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज इधर क्या होगा, ये हमारे वर्कर्स हैं, इधर से चल के जा रहे हैं, और सीधा क्या होगा, यहाँ से नीचे, ठीक है। समझ में आ गई? इमेजिनेशन समझ में आ गई तुम लोगों को मेरी ड्राइविंग देख? तो यहाँ से ना चलते चलते सीधा ऐसे अंदर चले गए, ओके। दैट इज द टनल एंड द वर्कर। क्या ये चीज चलेगी? नहीं। तो जो हमारी अंडरग्राउंड बेसमेंट टैंक्स है या जो भी ओपनिंग वगैरह है, वो एक सफिशिएंट डिस्टेंस पे साइड में होनी चाहिए, ठीक है। चलो,
और यहाँ पे हमारे पास में थे वेलफेयर के कंडीशन। आई हैव ऑल हेल्थ एंड सेफ्टी वाले कंडीशन, बहुत बेसिक कॉमन पॉइंट है, याद रखोगे 5-6 पॉइंट आराम से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं वेलफेयर कंडीशंस में। वेलफेयर कंडीशंस के लिए एक स्लोगन याद रखना, एम्प्लॉय को जो हमारे वर्कर्स है ना, थैंक यू, वो वर्कर्स को क्या घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। घर जैसी फीलिंग कब आती है, जब हमारे घर में सारी फैसिलिटीज होती है, ठीक है। घर इज सेफ एंड सिक्योर हो गया तब, ठीक है। तो वेलफेयर फैसिलिटीज क्या बोलता है, सबसे पहले हमारे वर्कर्स को अगर ना नाइट ड्यूटी करने की जरूरत पड़ती है, वहां होती है तब, वहां जब हमारे वर्कर्स को नाइट ड्यूटी करना है, ठीक है, तो नाइट ड्यूटी के टाइम पे अगर वर्कर्स को वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे रहना पड़ रहा है, ठीक है, एंड वहां पे वो लोगों को रात को सोना भी उधर है, काम भी वहीं पे करना है, एंड अगर वर्कर्स को कुछ प्रॉपर यूनिफॉर्म दिया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए बाकी फैसिलिटी क्या होनी चाहिए कि जितने टाइम तक उनके सारे क्लोथ्स के लिए ड्राइंग फैसिलिटी हो गया, वॉशिंग फैसिलिटीज हो गया, ये सारी चीजें वापस प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। फिर हमारे लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी पेट पूजा, ठीक है। तो हमारे वर्कर्स के लिए कैंटीन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो कैंटीन फैसिलिटीज से याद रखना, देयर अ लिमिट ऑन नंबर ऑफ वर्कर्स, अगर हमारे वर्कर्स 250 से ज्यादा है तो हम कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर अगर वर्कर को छोड़ कर गई तो क्या, फर्स्ट एड फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी में एक बॉक्स या एक कवर फॉर एवरी 150 वर्कर, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कुछ चीज हो जाती है, इंजरी हो जाती है, वर्कर को हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी एक्सपायर चीजें, तो फिर क्या होनी चाहिए, एम्बुलेंस रूम, ठीक है। वो कब होना चाहिए, व्हेन यू हैव मोर देन 500 वर्कर्स, ठीक है। देन हमारे वर्कर्स अगर घर से टिफिन कैरी करते, चलो कैंटीन का खाना नहीं खाना, तो घर का हम लोग बना हुआ शुद्ध शाकाहारी हाइजीनिक खाना खाएंगे, तो उस टाइम पे उन लोगों को खाना खाने के लिए कुछ जगह देनी पड़ेगी, दे आर कॉल्ड एज द शेल्टर्स, रेस्ट रूम एंड द लंच, ठीक है। तो घर जैसा फीलिंग आ गया, खाना भी है यहाँ पे, एक सेपरेट रूम फॉर स्टोरिंग द क्लोथ, ड्राइंग द क्लोथ्स भी है, हमारे पास में कवर भी है, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ वुमेन वर्कर्स की बात करते हैं। वुमेन वर्कर्स के लिए एडिशनल चीज जो प्रोवाइड करनी है, दे आर द क्रेच फैसिलिटी, ठीक है। यही क्रेच फैसिलिटी आप लोग ने वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के सामने टाइम पे सुना होगा, ठीक है। वो क्रेच फैसिलिटी भी कभी आएगी जब हमारे यहाँ पे मोर देन 50 वर्कर्स है, ठीक है। यार आया कुछ, डन है, चलो द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, agencies of the state government to carry out the administration of these acts. For this chapter, we have 4 authorities or agencies. ठीक है, सबसे पहली वाली इज योर इंस्पेक्टिंग स्टाफ, ओके। नाम से समझते जाना, सबका काम और सबसे समझ में आ जाएगा। इंस्पेक्टिंग स्टाफ मतलब क्या काम करेगा, इंस्पेक्टिंग से याद आया इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन कौन करता है, हमारा इंस्पेक्टर, ठीक है। तो ये जो चीफ इंस्पेक्टर था जिससे हम लोग ने रजिस्ट्रेशन लिया, उसी के पास से हम लोग ये इंस्पेक्शन वाला काम भी वो करेंगे, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में सर्टिफाइंग सर्जन, ये कौन होगा, नाम भी क्या लिया है, सर्जन, ठीक है, मतलब मेडिकल साइंस बैकग्राउंड वाला कोई पर्सन, ठीक है। ये क्या काम करेगा, वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलर टाइम टू टाइम चेकअप करेगा, सो दैट अगर हमारी हेजार्डस इंडस्ट्री है एंड वहां पे ना वो केमिकल इन्हेल करने की वजह से वर्कर्स की लंग्स खराब हो, ठीक है, तो वो पहले से पता होना चाहिए ताकि हमारी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी रहे। और जो ईएसआई का एक्ट पड़ा था, ईएसआई के एक्ट के हिसाब से इसको इंश्योरेंस दिया जाए, ठीक है। थर्ड वन वॉज योर वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर्स कौन थे, जो अभी ऊपर आपने वेलफेयर कंडीशंस पर ही, उस वेलफेयर कंडीशंस का ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन आर योर सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर किस चीज के लिए, जो अभी लिफ्ट और सबकी हम लोगों ने बात किया, उस सबके लिए उसके लिए अपॉइंट होगा हमारा सेफ्टी ऑफिसर। बट इफ यू इन केस यू रिमेम्बर, वेलफेयर ऑफिसर एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स वाला क्राइटेरिया था, ठीक है। कितना था, एनी वाइल्ड गेसेस, वेलफेयर ऑफिसर्स एंड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए कितने थे नंबर ऑफ वर्कर्स, 5, 10, 500, 1000, किस चीज के लिए, वेलफेयर के लिए कि सेफ्टी के लिए, और सेफ्टी के लिए 1000 और more, ठीक है। डन, याद आया कुछ, रजनी मेमोरीज रिस्टोर हुई हमारी, तो हम लोगों को प्रॉब्लम है ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का, ठीक है, वो रिस्टोर हुआ, कुछ याद आ रहा है कुछ, ओके। अब तुमको अगर लेटर वाले आएंगी,
पीटी ऑन यू, बिकॉज इसके बाद तुम्हारा अकाउंट्स का लेक्चर है। चलो डन, हमारा दूसरा यूनिट भी डन। एक एक यूनिट करते जाएंगे, 5 मिनट का सांस लेते जाएंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारे पास ओवर बर्डन ना हो, ठीक है। The last chapter of this unit is your Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970, ठीक है। पहले हम लोग इसके अंदर किसकी बात करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ पहले ना उस टाइम की थोड़ा सा हिस्ट्री में बता दूं, शायद का वापस से कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को बोला जाता कि भाई इनको अपॉइंट मत करो, उनकी पूरी प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दो, ठीक है। क्यों अबॉलिश करना ना, बिकॉज देखो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होने वाले वर्कर्स है, फुल टाइम वर्कर्स नहीं है। तो हमारे एम्प्लॉयर क्या करते थे, हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को ना ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बोल के फुल टाइम नहीं रखते थे। अब एम्प्लॉयर फुल टाइम नहीं रखेगा, मतलब जो भी लेबर लॉ के बेनिफिट है वो लोगों को देने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इसीलिए पहले ऐसा बोला गया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर की पूरी प्रैक्टिस अबॉलिश हो जानी चाहिए, मतलब खत्म हो जानी चाहिए। बट अब अगर आप अपने इंडिया का सिचुएशन देखो, सिनेरियो देखो, इंडिया में ना हमारे पास में दो सेक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ पे अभी आप लोग काम करने जाओगे, कंपनीज हो गया, रजिस्टर्ड फॉर्म वगैरह हो गए, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जितनी भी छोटी छोटी दुकानें हैं, जितने भी शॉप्स है जहाँ पे काम कैरी ऑन हो रहा है, दे आर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स जो है हमारे पास में, दे आर 80%, ठीक है। अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की प्रैक्टिस को अबॉलिश कर देते हैं, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को जो यहाँ से पूरा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा था वो तो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये डिसीजन पे आए कि पहला, अगर तुम इस प्रैक्टिस को अबॉलिश कर सकते हो, उनको फुल टाइम एम्प्लॉय कर सकते हो, तो बेस्ट थिंग, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो आप उनको ना रेगुलेट करो, उनको भी सारे वर्कर्स के लिए जो लेबर कंडीशन थी, वो लेबर वेलफेयर फैसिलिटी वो दी जानी चाहिए, ठीक है। दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर, ओके। अब हम लोग आते हैं एस्टैब्लिशमेंट, सॉरी, ऑब्जेक्टिव के ऊपर और एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। हमने ना लास्ट में हर एक पेज पे अपनी एप्लीकेबिलिटी लिखी थी, वो बुक है तुम्हारे पास में, तो वो लास्ट टाइम पे अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना उसके लिए। एप्लीकेबिलिटी इसके लिए बहुत सिंपल थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कौन अपॉइंट करेगा, दो जन अपॉइंट करेंगे, या तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एस्टैब्लिशमेंट डायरेक्टली, या फिर कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो दोनों ही केस में, इफ इन केस वी टॉक अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, तो वहां पे अगर 20 और मोर वर्कर्स है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज एप्लीकेबल। अगर कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय कर रहा है तो वहां पे अगेन 20 और मोर वर्कर्स है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एज एप्लीकेबल। तो एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर बिकम्स इजी फॉर यू, 20 और मोर, 20 और मोर, एक केस में एस्टैब्लिशमेंट, एक केस में कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं तुमको वापस से याद दिला देती हूँ। हम लोग ने ऐसा बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इंटरमिटेंट एंड कैजुअल वेकेंसी वाली जगहों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब हम किसको इंटरमिटेंट एंड कैजुअल नेचर ऑफ बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तुमको जो ये वाले पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कैजुअल नेचर ऑफ वर्क एंड इंटरमिटेंट नेचर ऑफ वर्क। नाम से समझना, अगर सीजनल फैक्ट्री है, ठीक है, सीजनल फैक्ट्री काम करेगी 1 महीने के लिए, 1 महीने 15 दिन के लिए, फिर बंद हो जाती है, ठीक है। दे आर द इंटरमिटेंट एंड कैजुअल नेचर ऑफ वर्क, ओके। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं आएगा, ठीक है। अब इन लोगों को एक्सेप्शन दिया हुआ है कि कौन से काम को हम लोग इंटरमिटेंट एंड कैजुअल नेचर का नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को वो क्लासिफाई करने का एज पर द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज, अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट पूरे साल में 120 दिन से ज्यादा काम करती है, 120 दिन यानी कितना हुआ, 4 महीना हुआ, ठीक है, उतना काम करती है, तो फिर सीजनल नेचर कैसे हुआ, ठीक है। तो फिर ये नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट होगी। अच्छा, अगर नॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट है तो क्या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आ सकता है, आंसर इज यस, ओके। दूसरा, अगर आप सीजनल कैरेक्टर का बोलते हो और सीजनल कैरेक्टर में इफ यू आर परफॉर्मिंग योर बिजनेस फॉर मोर देन 60 डेज इन अ ईयर, ठीक है, तो भी आप इंटरमिटेंट एंड कैजुअल नेचर ऑफ वर्क में नहीं आते, मतलब वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सिंपल भाषा में, ये जो आपको एक्सेप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट कैन बी एप्लीकेबल, ठीक है, बिकॉज ये इंटरमिटेंट एंड कैजुअल नेचर के ना एक्सेप्शन दिए हुए, ओके। क्लियर हुआ ये, याद है, ओके। चलो नेक्स्ट पे आओ।
डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है? कौन एम्प्लॉय करता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को? फर्स्ट ड्यूटी तो किसकी है? कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने एम्प्लॉय किया है तो हो सकता है प्रिंसिपल एम्प्लॉय उसके बारे में ना भी मालूम हो, ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? हायर बाय और टू द कॉन्ट्रैक्टर with or without the principal, without the knowledge of the principal employer, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। हम लोग किसको बोलते हैं? कोई जो कॉन्ट्रैक्टर जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को सप्लाई करता है वो, कितना इनका काम है उनका? नहीं, उनका काम ये है कि पूरे प्रोजेक्ट में वो लोग रॉ मटेरियल्स भी सप्लाई करेंगे, अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे, एंड फिर इस कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन क्या बोलती है देखो, who undertakes to produce a given result for the establishment other than the mere supply of goods or services or articles for manufacturer, ठीक है, and who supplies contract labor for any work of the establishment and it also includes a, ठीक है। डन इसका। नेक्स्ट वाला देखो, एडवाइजरी बोर्ड। नाम से समझ में आ रहा है क्या काम करेंगे? एडवाइस देने का, ठीक है। अब एडवाइस देने का काम हम लोग दो लेवल्स पे कर सकते हैं। आइदर इट कैन बी अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और इट कैन बी अ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? नाम में सेंट्रल है तो कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम में स्टेट है तो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कब करेगी? एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट इज मैंडेटरी, स्टेट गवर्नमेंट के लिए इट इज डिस्क्रिशनरी और इट इज रिकमेंडेटरी, ठीक है। तो सेंट्रल लेवल पे अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो एक होगा चेयरपर्सन एंड उसके साथ में जो चेयरपर्सन हमारा होगा वो चीफ लेबर कमिश्नर होगा, ठीक है। इनके साथ में मेंबर्स कितने होंगे? तो 11 से लेकर 70, नॉट लेस देन 11, नॉट मोर देन 70, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल छोटा लेवल हुआ तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो हमारे मेंबर्स है वो कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? कम होंगे, ठीक है, बिकॉज स्टेट वाइज अलग अलग एडवाइजरी बोर्ड होगा। तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे अगेन पहले होगा हमारा चेयरपर्सन, उधर पे चीफ लेबर कमिश्नर का, यहाँ पे लेबर कमिश्नर होगा, ठीक है। एंड द मेंबर विल बी नॉट लेस देन 9, नॉट मोर देन 11। डन। नेक्स्ट वाला देखिए, if you fall in the definition of the applicability of contract labor act, फिर आपको अगेन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास में? अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास जाके हम लोग रजिस्ट्रेशन लोगे, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन लेगा कौन? एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्टर लेगा कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लेगा? बिजनेस किसका है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का। तो रजिस्ट्रेशन लेने का काम भी कौन करता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर कोई केस में हमारा कॉन्ट्रैक्टर है जैसे वो 20 और मोर वाला, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा, बट प्रिंसिपल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, ठीक है। चलो, इस एक्ट के अंदर हमारी अथॉरिटी कौन सी? रजिस्ट्रिंग ऑफिसर, ठीक है। अब ये रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ क्या करना हम लोगों को? क्या हमारे लिए मैंडेटरी काम है? आंसर इज डेफिनेटली यस, ठीक है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जाएगा किसके पास में? रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के पास में, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? हमारी जो अथॉरिटी है ना वो हमारे रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर देगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवोकेशन? रिवोकेशन यानी क्या? कैंसिल कर देना, ठीक है। हमारे रजिस्ट्रेशन को कब कैंसिल किया जाएगा? सबसे पहले तो जो आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी ना, उस एप्लीकेशन में कुछ डिफेक्ट था, मतलब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं थी, सारे इन्फॉर्मेशन के साथ में नहीं, ओके। अगर ये चीज है तो आपको रजिस्ट्रिंग ऑफिसर बताएगा। अगर उसके बाद में भी आपने अपनी एप्लीकेशन को अमेंड करके नहीं दिया, मतलब उसमें चेंजेस इंकॉर्पोरेट करके नहीं दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा? कैंसिल कर दिया जाएगा, मतलब रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसा बोलता है कि या तो हमारे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ना कुछ फ्रॉड किया या मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया, तो उस केस में भी क्या हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे? आंसर इज नो, ठीक है। सो बोथ द केसेस फॉर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। व्हाट इज सप्रेशन? छुपाना, हाइड कर, ठीक है। एंड इन केस एप्लीकेशन इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। नाउ द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपको या तो रजिस्ट्रेशन नहीं मिला या तो मिलने के बाद में जो रिवोक वाला केस पड़ा था वो रिवोक हो गया, इन दोनों ही केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को अपॉइंट कर सकते हो? आंसर इज नो, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन बोलता है नो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शैल एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स इफ द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड और नॉट ऑब्टेन्ड और आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ द
registration. Are we clear with this? Next, the last point is about the welfare and health of contract labor. फैक्ट्रीज आपके अगर आप वेलफेयर फैसिलिटीज को अच्छे से याद रख लेते हो तो रिपीटिंग अगेन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के भी साथ में याद हो जाएंगे. फर्स्ट उधर नंबर ऑफ वर्कर्स अलग थे, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स अलग हो. ओके, तो सबसे पहले क्या वहाँ पे कैंटीन था. यस. कितने लोग थे वहाँ पे? 250 और मोर. यहाँ पे कितने हैं? 100 और मोर. ठीक है. क्या वहाँ पे रेस्ट रूम फैसिलिटीज थी? शेल्टर, लंच रूम, रेस्ट रूम. ठीक है. यहाँ पे भी वो चीज आएगी. मैंडेटरी है. उधर भी नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं थे, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वर्कर्स नहीं है. ठीक है. देन वेल की अगर हम लोग बात करें तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम फैसिलिटीज एंड द वॉशिंग फैसिलिटीज. ठीक है. एंड द लास्ट वन फर्स्ट एड अप्लायंसेस. ठीक है. चलो, अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर ये है हमारे कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनके ऊपर कौन आएगा? कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. और फिर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कौन? प्रिंसिपल एम्प्लॉय. ठीक है. अब देखो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपॉइंट किसने किया? कॉन्ट्रैक्टर ने. तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अगर कोई भी कंसर्न होता है या पैसा वगैरह लेना है, नोटिस देना है, वो किसके पास जाएगा? कॉन्ट्रैक्टर के पास है. तो अगर कॉन्ट्रैक्टर मेक फेल्स टू मेक द पेमेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आएगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर. ठीक है. तो हमारे लास्ट के दो प्रोविजंस क्या बोलते हैं? लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन सर्टेन केसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. दोनों ही केस में अगर हमारे कॉन्ट्रैक्टर फेल करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगी? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर. आर वी क्लियर? तीनों चैप्टर्स डन. ठीक है. कुछ याद आ रहा है? वापस ट्रैक पे आ रहे हैं? ओके. 5 मिनट के लिए सांस लो, फिर वेजेस वाला चालू करते हैं. और कोई डाउट है तो प्लीज पूछो. वेरी नाइस डाउट. चलो स्टार्ट करें. चलो चलो, नेक्स्ट यूनिट चालू करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स, प्लीज ध्यान से सुनना वापस से. अच्छी से. चलो चलो, ऑनलाइन स्टूडेंट हम लोग हैं यहाँ पे. जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? ऑनलाइन ही है. कोई इधर तो है नहीं, इधर तो है नहीं. चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले कोड पे. देखो, लॉस ऑफ वेजेस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, पेमेंट ऑफ वेजेस, और ये तीनों चैप्टर. ठीक है. ध्यान से सुनना प्लीज, वापस पूरे प्रोविजंस रिवाइज करो. देखो, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट डिफरेंस बिटवीन योर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एज वेल एज मिनिमम वेजेस एक्ट को क्या था? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या चीजों को गवर्न करता है? कुछ ऐसी प्रॉब्लम थे जो वर्कर्स को एट द टाइम ऑफ वेजेस प्रॉपरली नहीं मिल रहा था. ठीक है. जैसे हमारा जो एम्प्लॉयर है वो अनऑथोराइज डिडक्शन कर देते. ठीक है. या तो फिर जो टाइम पीरियड है फॉर मेकिंग द पेमेंट उस पर बहुत ज्यादा डिले हो रहा है. ठीक है. ये सारे प्रैक्टिसेस को एड्रेस करना है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. क्लियर नाउ? वर्कर को कितना मिनिमम वेज मिलना चाहिए? ठीक है. अगर तुमको याद हो तो एक न्यूज थोड़े टाइम पहले मैंने तुमको दिखाया भी था. वो न्यूज में था कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस को रिवाइज किया, कुछ 1038 वाला अमाउंट किया था अभी थोड़े टाइम पहले. यस. तो वो सब चीजें कि भाई वर्कर को इतना पेमेंट को मिलना ही चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क. ठीक है. वो चीज था. चार्जेस से अंदर आप सो दैट योर मिनिमम वेजेस है. ठीक है. तो ये डिफरेंस तुम एग्जाम के लिए नहीं, पूरे ऊपर से प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी लोगों चीजों को ध्यान देना. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एक्ट दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट. ठीक है. डायरेक्टली आ जाओ डेफिनेशन पे. डेफिनेशन क्या बोलती है? ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन एज वेल एज अवर एम्प्लॉयर. ठीक है. इन डेफिनेशन में नया चीज क्या था? वो चीज ये थी दैट इट इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इट इंक्लूड्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. बट ऑब्वियसली लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आते हैं? इन केस ऑफ. ठीक है. तो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं बोल सकता कि अगर एम्प्लॉयर की डेथ हो जाती है
तो अपने वर्कर्स को वेजेस का पेमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज नहीं होगी, इसीलिए हम लोग ने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इंक्लूड किया। ठीक है, एम्प्लॉय परसेंटेज में अगर सबको कोई वर्कर की डेथ हो जाती है तो हमारा एम्प्लॉयर इतना नहीं कर सकता कि अगर इसकी डेथ हो गई तो मैं पेमेंट किसको करूंगा, दैट्स व्हाई आई विल नॉट मेक द पेमेंट। इसीलिए पिक्चर में आते हैं हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट डेफिनेशन। इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम लोग बात करें जहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुमको याद हो तो इसमें एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, बिकॉज पेमेंट ऑफ वेजेस राइट डेट पे पेमेंट मिलना एंड अनऑथराइज्ड डिडक्शन ना हो, ये हर एक वर्कर का राइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेबिलिटी में वो नंबर ऑफ वर्कर्स वाले पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग कौन सी इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट में एक्ट एप्लीकेबल होता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट मैनर में तुमको याद दिलाऊं तो इट वाज एयरवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज। ठीक है, जितने भी ये सारे वेज थे वो सब कवर हो जाएंगे अंडर दिस है। अगर ये वाले पॉइंट ध्यान में दोगे तो हमारा शिपिंग बिजनेस आ गया। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान में दोगे फर्स्ट वाला तो हमारा रोडवेज आ गया एंड यहाँ पे एयरवेज आ गया। ठीक है, उसके अलावा की अदर एस्टेब्लिशमेंट माइन प्लांटेशन वर्कशॉप ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का कुछ काम कैरी ऑन हो रहा है, ऑल दैट विल बी इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम ही पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, तो सबसे पहले आपको वेजेस की भी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ पे भी आप लेबर लॉ में जहाँ पे भी वेजेस रिलेटेड कुछ बात करोगे ना, मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ बात करोगे, हर एक जगह पे वेजेस का डेफिनेशन आएगा। ओके, याद रखना वेजेस के डेफिनेशन में जो भी आपको रूटीन नेचर में मिलता है, रेगुलर में मिलता है। ठीक है, वो सब हम लोग वेजेस के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। जो आपको वंस इन अ ब्लू मून मिलता है, ठीक है, या एम्प्लॉयर ने आपको कोई स्पेशल एक्सपेंस करने के लिए पैसे दे दिए, मतलब इट इज इरेगुलर इन नेचर, तो ये वेजेस की डेफिनेशन इरेगुलर इन नेचर एंड दूसरा जो भी हम लोगों को फंड मिलते हैं, पीएफ हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, ये सब को हम लोग क्या करते हैं डेफिनेशन में से एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर है, डन। तो वेजेस का डेफिनेशन क्या होता है देखो, एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय वे ऑफ अवार्ड और सेटलमेंट, ये कब आएगा तो किसी के बीच में डिस्प्यूट हुआ होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है ओवर टाइम हॉलीडे लीव पीरियड में, देखो ओवर टाइम कोई भी करेगा तो उसको सबको ही पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वेजेस की डेफिनेशन में इंक्लूड हुआ। बोनस, जो एनुअल बोनस मिलता है आपको एज पर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, दैट विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वेजेस। अब क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो तुमको यहाँ पे दिखेंगे सारे फंड, ग्रेचुइटी आया, पीएफ पेंशन आया। ठीक है, अब जो इरेगुलर इन नेचर है, जैसे हाउस अकोमोडेशन मिलना, सप्लाई ऑफ वाटर लाइन, मेडिकल अटेंडेंस मिलना, दिस इज नॉट नेसेसरी एंड कंपलसरी फॉर एवरी वर्कर। एम्प्लॉयर के ऊपर होता है वो चीज देगा या नहीं देगा, तो हम लोगों को वेजेस में मिलने नहीं वाला रेगुलर, इसलिए हम लोग डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस वो भी सारे वर्कर्स को मिले ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज सम वे टू defray स्पेशल एक्सपेंस, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ defray? ठीक है, वर्कर को कभी एक बार कुछ इंजरी हो जाती है तो हमारे एम्प्लॉयर ने कुछ रैंडम पैसे को दिया कि भाई इस चीज को आप लोग एक्सपेंस ले लो, मेडिकल एक्सपेंसेस कर लो, तो उस केस में क्या आपको मेडिकल एक्सपेंसेस को हर टाइम देने वाले हैं? नो। ठीक है, इट वाज गिवन जस्ट टू कवर अप स्पेशल एक्सपेंस। ठीक है, अब बोनस आप लोगों को यहाँ पे इंक्लूड में दिया है, यहाँ पे एक्सक्लूड में दिया है, तो ये जो इंक्लूड वाला बोनस है दैट इज बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट याद हो तो उसमें कंपल्सरी 8.33% वाला बोनस देना पड़ता था, तो वो तो हर एक वर्कर को मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला बोनस कौन सा, जो हमारा एम्प्लॉयर ना वन इन वाइल कभी दे दिया तो कुछ एडिशनल पैसा उन्होंने कैश से दे दिया तो दैट बोनस विल बी एक्सक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयर कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबल नहीं है बोनस पे करने के लिए, वो उसने अपनी इच्छा से पे किया, यहाँ पे ही कंपल्सरी ऑब्लिगेटेड टू पे द पेमेंट। इज दैट क्लियर? मतलब चलो अब कुछ छोटे छोटे प्रोविजन हेडिंग से समझते जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस किसकी होगी? एम्प्लॉयर की। व्हाट ऑब्वियस, फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड, मतलब हम लोग जैसे हम लोगों को सैलरी मिलती है ना, तो उसका वेज पीरियड कितना होना चाहिए? 1 मंथ। ठीक है, अच्छा तो 7 डेज चलेगा, 7 डेज में अगर आपको पेमेंट मिल जाता चलता है, ओके। 15 डेज चलेगा, 1 मंथ चलेगा, अच्छा 1.5 मंथ चलेगा, नहीं चलेगा, ये चलेगा, नो नहीं, अच्छा रोज की वीकली या आप बोलो डेली बेसिस पे पेमेंट चलेगा,
मतलब एक महीने से नीचे में आप कभी भी पे करो, दैट इज वेरी वेल एंड गुड, ठीक है, बट एक महीने से ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट देखो टाइम लाइन। टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। अब हमारे पास में ना 5 केसेस है, ठीक है। अब इस 5 केसेस में से कैसे याद रखना है वो देखो। रेलवे और फैक्ट्री, ठीक है। उस केस में द पेमेंट ऑफ वेजेस मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ठीक है। दूसरा, अब ये टाइमलाइन क्या थी, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। ऐसी सेम टाइमलाइन अगर आप इस केस में देखो, डॉक डॉक और जेटी, हम लोगों की शिपिंग बिजनेस में, तो अगेन द टाइमलाइन रिमेन्स, ठीक है। तो दोनों की टाइमलाइन सेम से, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम लोग थर्ड की बात करते हैं, अदर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉई लेस देन 1000 एम्प्लॉई, तो उनकी भी टाइमलाइन सेम है, दैट इज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। अच्छा, 1000 से ज्यादा वर्कर हुए तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे, ठीक है। इतना तक समझा। मुझे एक चीज बताओ, फर्स्ट वाला पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं रेलवे और फैक्ट्री में क्या आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय वाला क्राइटेरिया चेक करोगे, ये लेस देन वाला 1000 वाला क्राइटेरिया चेक करोगे? आंसर इज नो। रेलवे फैक्ट्री उसमें जितने भी वर्कर्स होंगे सबका पेमेंट मस्ट बी मेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ठीक है। मतलब इन दो के अलावा की एस्टैब्लिशमेंट जहां पे लेस देन 1000 वर्कर्स है वहां पे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7 डेज आए, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, तो दोनों का टाइमलाइन सेम। थर्ड का टाइमलाइन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे, ठीक है। 3 केसेस हुए और लगभग के 2 केसेस रिलेटेबल। ओके। इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब हमारा वर्कर ट्रांसफर करके जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। एंड लास्ट वाला टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ क्लोजर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, मतलब अभी यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयर ट्रांसफर करके जा रहा है इसलिए हमारे वर्कर को भी जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें जल्दी पेमेंट कौन से वाले केस, अगर एस्टैब्लिशमेंट वन जल्दी मिलना चाहिए, अगर वो, चलो ये समझा लॉजिक बिहाइंड सेकंड वर्किंग डे एंड वर्किंग डे, ठीक है। तो तुमको याद रखने का 5 केसेस। सबसे पहला तो हमारा केस है रेलवे फैक्ट्री अदर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, जहाँ पे लेस देन 1000 एम्प्लॉय, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे, ठीक है। शिपिंग बिजनेस हुआ तो अगेन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे। मोर देन 1000 वर्कर्स हुए तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10th डे। की 2 केसेस सिमिलर, पहले वाले में एम्प्लॉयर ने, सॉरी एम्प्लॉय ने बोला, ठीक है। दूसरे वाले केस में एम्प्लॉयर ने बोला, ठीक है। तो एम्प्लॉय बोलता है बट ऑर्गेनाइजेशन चालू है तो बिफोर द सेकंड वर्किंग डे। एम्प्लॉयर बोल देता है तो फिर वही ऑर्गेनाइजेशन का चलने वाला है, इसलिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd। इज दैट क्लियर? सॉरी, वर्कर्स के केस में सपोज हमारा वर्कर जो है ना, हमने एक्ट में बोला रिडक्शन इज नॉट अलाउड, ठीक है। बट क्या ऐसा होगा अगर हमारा वर्कर कबीर सिंह टाइप का हुआ तो एम्प्लॉयमेंट में आके सब कुछ तोड़ फोड़ कर दे, एम्प्लॉयर की गुड्स को डैमेज पहुंचाए, प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाए, क्या ये सब चीजें चलेगी? या फिर बिना बताए छुट्टी ले ले तो ये सब चीज चलेगा? तो क्या इसमें भी फिर हमारा एम्प्लॉयर ऐसे बैठे रहेगा नहीं, हम लोगों को ऐसे ना बोला है तो अनऑथराइज जब्ती नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सारे केसेस ऐसे वाले होंगे जिसमें हमारा एम्प्लॉयर हमारे वर्कर्स की सैलरी में से डिडक्शन कर सकता है, ठीक है। तो वो केसेस कौन से, सपोज हमारे एम्प्लॉयर ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हुए कि वी आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउिंग एनी स्मोकिंग इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मतलब स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ओके। एंड नीचे लिखा हुआ बीएमसी 500 फाइन, ओके। अब हमारे इंडियन लोगों की आदत क्या होती है, हमको जो काम मना करने के लिए बोलते हैं जो मना किया रहता है उसको हम पहले जाके करें, ठीक है। तो हमारे वर्कर ने क्या किया है, तो वैसे वो कबीर सिंह टाइप का वर्कर था तो उसने वही बिल के नीचे वो जो बोर्डिंग की थी उसके ही नीचे जाके स्मोकिंग किया, और एक तो नहीं पूरे दिन में जाके वहीं पे स्मोकिंग करने का और सिगरेट एन नंबर ऑफ बॉक्सेस को फाइल करने, ठीक है। तो हमारे एम्प्लॉयर ने इंक्रीमेंट चीज को देख ली, तो एम्प्लॉयर ने इनके ऊपर फाइन चार्ज किया, हमारा वर्कर उनका इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के हिसाब से अनऑथराइज्ड रिडक्शन इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो फिर हमारे एम्प्लॉयर ने बोला ठीक है बेटा रुक जा, उसने जब वेजेस दिया ना एट द एंड ऑफ मंथ उसमें से ये 500 के लिए
जितने भी बार उसने सिगरेट पिया था उतने फाइन उन्होंने डिडक्ट कर लिए। क्या इसमें एम्प्लॉयर सही है कि एम्प्लॉय सही है? एम्प्लॉयर सही। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज योर फाइन। नेक्स्ट इज एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी। हमारी इच्छा से हम चलेंगे, हमको जब ऑफिस आना होगा हम आएंगे, नहीं आना होगा हम नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस केस में हमारा वर्कर बिना बोले कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ सीधा छुट्टी पे चला जाता है। ठीक है, तो हमारे एम्प्लॉयर क्या समाज सेवा करने बैठे हैं, चैरिटी खोल के बैठे हैं कि जब आप आओगे काम करोगे हम आपको पेमेंट करेंगे? आंसर इज नो। तो यहाँ पे हमारे वर्कर की सैलरी में से अगेन डिडक्शन हो गया। 30 दिन का एक महीना होता है, हमारा वर्कर गया है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। ओके, तो फिर बाकी के पूरे महीने की सैलरी दोगे आप उनको? नहीं, तो फिर एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी के केस में अगेन दैट वेजेस विल बी डिडक्टेड। ओके, थर्ड वाले हमारे वर्कर आए काम पे, अब उनका ना बाहर ब्रेकअप वेकअप हो गया और बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन में आके इन्होंने तोड़फोड़ करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हमारे एम्प्लॉयमेंट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया। ठीक है, और फिर लॉस ऑफ गुड्स किया। क्या यहाँ पे भी हमारा एम्प्लॉयर ऐसे देखता रहेगा कि बेचारा बहुत गम में है, तो जो कर रहे हैं वो करेगा? ठीक है, so that is also not possible. So again, damages to or loss of goods deduction will be allowed. Okay. Next case is अगर हमारे एम्प्लॉयर ने ही हमारे एम्प्लॉय को हाउसिंग अकोमोडेशन फैसिलिटी दी है तो उसी की सैलरी में से डिडक्ट होगा। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ एडवांसेस, एडजस्टमेंट ऑफ ओवर पेमेंट ऑफ वेजेस। मतलब हम लोगों ने उनको कुछ लोन दिया था, अगर उनको आप वापस रिकवर करोगे, या गलती से अगर उनकी वेजेस 5,000 की आपने 10,000 ट्रांसफर कर दिया तो वो 5,000 का अमाउंट वापस दो। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम टैक्स पे किया तो, रिकवरी ऑफ लोन किया तो, कोई भी पीएफ वगैरह में सब्सक्रिप्शन किया तो, सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब किया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में सब्सक्राइब किया, इस सब केसेस में हमारा एम्प्लॉयर कैन लीगली डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द वेजेस। ठीक है, तो ये केसेस आएंगे, एग्जाम में तुमको सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको ये सारे केसेस ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था ना फाइनेंस का रिलेटेड, ये वाला, उसके लिए हमको कुछ प्रोविजन दिया हुआ है। अच्छा, क्या हम लोग एडोलसेंट से फाइन चार्ज कर सकते हैं? एडोलसेंट के आप फाइन चार्ज नहीं करोगे। एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर आप उससे फाइन चार्ज नहीं करोगे। अगर आप फाइन आज लगा रहे हो तो अमाउंट भी बट ऑफ दिस आप ही रिकवर करोगे। तो आप अमाउंट पहली बात तो इंस्टॉलमेंट में रिकवर नहीं कर सकते, और दूसरा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 90 डेज रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी आप अमाउंट लोगे एज अ फाइन, इट शैल नॉट एक्सीड एन अमाउंट ऑफ 3% अबाउट द वेजेस पेबल टू दैट वर्कर। ठीक है, क्लियर? दैट वाज योर फाइन का प्रोविजन। अगेन द लास्ट पार्ट इज अवर मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। क्या मेंटेन करोगे यहाँ पे? पेमेंट ऑफ वेजेस के हिसाब से मुझे बताओ क्या क्या कॉलम आएगा इधर। सपोज ये हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, क्या क्या डिटेल लिखोगे? सपोज मिस्टर एक्स हमारा वर्कर है, ठीक है, क्या लिखोगे? पहले तो मिस्टर एक्स का नाम आएगा इधर, फिर हमने उसको कितना वेजेस, मतलब उसकी वेजेस का अमाउंट क्या है, ठीक है, उसकी सैलरी क्या है बेसिकली, कब हमने उसको वो सैलरी का पेमेंट किया। ठीक है, क्या इसमें से हमने कोई डिडक्शन किया, अगर किया तो आप यहाँ पे डिडक्शन की केस लिखोगे। ठीक है, और क्या करोगे? परफेक्ट, कितने दिन का उन्होंने लीव लिया वो भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज 3 दिन का पूरा महीना है, आए और में 5 दिन, एक दिन, तो पूरे महीने की सैलरी दिखेगी नहीं। और जब आप रजिस्टर मेंटेन करते हो उसमें वेजेस का अमाउंट लिखते हो बहुत कम आ रहा है, तो सामने वो भी तो लिखो ना वो कितने दिन प्रेजेंट था। ठीक है, कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन हॉलीडेज लिया, इस तरीके से आपका वेजेस का रजिस्ट्रेशन चलेगा, मतलब रजिस्टर मेंटेन होगा। ठीक है, डन। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मिनिमम वेजेस है 1948। शायद मेरे पास में यहाँ पे फोटो होगी, तो तुमको मैंने न्यूज दिखाया था, अगर है तो वापस दिखाती तो तुमको याद है। हाँ है मेरे पास, देखो ये वाला न्यूज था, क्या बन गया वापस। गवर्नमेंट रेजेस मिनिमम वेज रेट फॉर वर्कर्स अप टू ₹1035 पर डे। ये न्यूज मैंने तुमको दिखाई थी, याद आया कुछ? क्लियर, मतलब हमारे वर्कर को इतना पेमेंट तो मिलना ही चाहिए। ओके, हेलो, हमारे यूनिट नंबर 2 ऑफ लेबर कोड नंबर 2। ठीक है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948।
अच्छा यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी क्या बोल रहा था, कुछ एप्लीकेबिलिटी थी, नंबर ऑफ वर्कर्स 10 और मोर, 20 और मोर, 100 और मोर, ऐसा कुछ मिनिमम वेजेस की एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी, बिकॉज मिनिमम वेजेस का राइट हर एक वर्कर को, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे इतना बोला हुआ है कि जो मिनिमम वेज फिक्स करने का काम कौन करता है, कौन सी गवर्नमेंट करेगी? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल फिक्स द मिनिमम वेज। अच्छा फिक्स के साथ अगर सपोज ये जो अभी मैंने आपको न्यूज दिखाई जिसमें लिखा था गवर्नमेंट ने फिक्स किया ₹1035 पर डे, ठीक है। अब हम लोग 10 साल बाद, अभी हम लोग 2024 में है, अभी हम लोग चाहते हैं, तो अभी भी अगर हम लोग यही रखे तो चलेगा? चलेगा नहीं। तो फिक्स करने के बाद नेक्स्ट ड्यूटी क्या आती है, इसको रिवाइज करना, चेंज करना अकॉर्डिंग टू द करंट इन्फ्लेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जितने वेजेस फिक्स किए हैं वही इसको क्या करेगा, रिवाइज भी करेगा, ठीक है। अब हमारा गवर्नमेंट यहाँ पे ऐसे बोलता है कि अगर हम लोग पूरे स्टेट की बात करें, अगर वो पूरे स्टेट में लेस देन 1000 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है, हम लोग पूरे स्टेट का बात करें, हर स्टेट में जितने भी एस्टेब्लिशमेंट आ गए ना सारे के केस में, ठीक है, लेस देन 1000 एम्प्लॉयज अगर काम कर रहे हैं तो हम मिनिमम वेज को फिक्स नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है जो यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो राइट अफेक्ट होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं बोला ना कि हम लोग देखेंगे ही नहीं कि अगर किसी के साथ इंजस्टिस हो रहा है, तो सिर्फ इतना बोला कि हम लोग मिनिमम वेज को सेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 1000 और मोर वर्कर्स हो जाते हैं तब इनका वेज फिक्स किया जाएगा बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन होता है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, तो कितने साल में रिवाइज करना चाहिए, फॉर अ पीरियड आफ्टर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। तो तुम 5 इयर्स के पहले अगर रिवाइज करना चाहो तो वेल एंड गुड, कभी भी कर सकते हो, बट 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ मैनर एंड फिक्सेशन ऑफ रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज, क्या यहाँ पे करते हो, आप मिनिमम वेज को फिक्स करते हो। हमारा जो वर्कर होगा आइडर वो तो टाइम रेट पे होगा, अगर 8 घंटे की शिफ्ट किया उसके हिसाब से उसका पेमेंट हो रहा है, यहाँ तो वो पीस रेट पे होगा, ठीक है। जब हम लोग ये कर रहे थे तब तुमको मैंने याद दिलाया था, आप लोगों ने ना कोची में पढ़ा हुआ ये वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह था, तो उस टाइम पे ये आता था ऑन द टाइम बेसिस सिस्टम एंड ऑन द फीस बेस्ड सिस्टम, ठीक है। तो आइडर हमारा वर्कर 8 घंटे की शिफ्ट कर रहा है तो उसके हिसाब से उसको पेमेंट करेंगे, या तो वो पर पीस पे काम कर रहा है कि जितने ज्यादा मैंने पीस बनाया उतना ज्यादा मेरा पेमेंट होगा, तो मिनिमम वेज भी आएगी और करके फिक्स करोगे, यही दोनों चीजों को, ठीक है। हर बार बोलता है अगर 8 घंटे की शिफ्ट खत्म हुई और उसके ऊपर वर्कर ने 2 घंटा काम किया, ठीक है, या फिर हम लोगों ने बोला कि अगर आपको दिन के 10 पीस बनाने थे उसमें 12 पीस बनाए एक्स्ट्रा टाइम बैठ के, तो फिर इस केस में क्या कुछ उसको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए, एंड एक्स्ट्रा पेमेंट इज नोन एज ओवर टाइम पेमेंट, ठीक है। एंड द लास्ट वन says if you cannot fix the minimum rate as per time basis और as per piece basis, ठीक है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करने का, एक मिनिमम गारंटीड टाइम रेट देने का, ठीक है, कि आपको दिन का इतना पैसा तो मिलेगा ही, क्लियर हुआ। तो हमारे 4 मेथड्स ऑफ फिक्सेशन क्या आएंगे, पहला इज योर टाइम रेट सिस्टम और इज कॉल्ड एज योर टाइम का मिनिमम टाइम रेट, दूसरा मिनिमम पीस रेट, थर्ड इज व्हेन टाइम रेट पीस रेट इज नॉट एप्लीकेबल तो गारंटेड टाइम रेट, एंड द फोर्थ इज मिनिमम टाइम रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हम लोग मेल फीमेल के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिनिमम वेजेस को फिक्स कर सकते हैं, मिनिमम वेज फॉर मेल एंड फीमेल डिफर हो सकता है, मेल एंड फीमेल अगर सिमिलर नेचर का काम करते हैं तो डिफर कर सकते हैं, आंसर इज दो, ठीक है। अच्छा क्या हम लोग गुजरात में एक मिनिमम रेट को अलग फिक्स करें, महाराष्ट्र में अलग करें, ये चलेगा? ये बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, सेम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट हर एक वर्कर उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होगा, कोई अभी अभी अपॉइंट करेगा, किसी को कोई एक्सपीरियंस होगा, तो अगर हम लोग इन लोगों का भी रेट अलग अलग रख रहे हैं क्या ये चीज भी चलेगी, आंसर इज यस। अच्छा जो हमारे ट्रेनी है और जो हमारे वर्कर है क्या उन लोगों का रेट सिर्फ फिक्स रहेगा, सेम रहेगा, आंसर इज नो। So this provision talks about different minimum rates can be fixed for different scheduled employment, then different classes of work in the same scheduled employment, ठीक है। थर्ड adult, adolescent, children और apprentice के लिए different rate and different localities के हिसाब से different rate, is that clear? नेक्स्ट देखो
अब हम लोग मिनिमम रेट को फिक्स कर सकते हैं। कोई आर्ली बेसिस पे होता है, कोई डेली बेसिस पे होता है, कोई वीकली बेसिस पे होता है, या कोई मंथली बेसिस पे होगा। ठीक है। अब इससे ज्यादा का वेट पीरियड शुड नॉट बी देयर एक्सेप्ट व्हेन यू आर ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर। ठीक है। जब आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हो तो आप ऐसा बोलते हो मैं 3 महीने के लिए काम करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे का डिसाइड करेंगे। तो उस केस में तुम्हारा मिनिमम रेट को हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम के बाद फिक्स कर सकते हैं। दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन देखो। अब हमारा जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है, जैसे अभी अभी तो मैंने आपको न्यूज दिखाई जिसमें हमको अमाउंट दिखा 1035 पर डे। ठीक है। अब ये 1035 भी अमाउंट क्यों और कैसे आए, तो जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये डिसाइड कर रही होगी तो वो कौन से फैक्टर को कंसिडर करके डिसाइड करेगी। ठीक है। इन्फ्लेशन को, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, कॉस्ट ऑफ लिविंग को, सब चीज को करके, तो दैट इज कॉल्ड एज योर मेथड। ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले देखो बेसिक रेट तो हर जगह होता है, मतलब एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिलेगी, वो तो हम लोग हर जगह पे रखते हैं। ठीक है। उसके ऊपर हम लोग और कुछ कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, जिसमें से सबसे बेसिक होता है आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। ठीक है। देन दूसरा वाला मेथड बोलता है आप कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस को कंसिडर करो या मत कंसिडर करो, बट आप उसमें ना कैश वैल्यू ऑफ कंसेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज को ऐड करो। एंड व्हाट इज योर एसेंशियल कमोडिटीज। ठीक है। तो वो एसेंशियल कमोडिटीज का रेट कंसिडर करो। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ऑल इंक्लूसिव रेट। ऑल इंक्लूसिव रेट का मतलब क्या होता है, बेसिक रेट लेने का मतलब बेसिक वेज लेने का, साथ में हमको क्या ऐड करने का, कोड़ा भी ऐड करने का, एंड यहाँ पे हम लोग और क्या ऐड करेंगे, कंसेशनल वैल्यू ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। इज दैट क्लियर। ठीक है। तो हमारे हिसाब से देखें तो सबसे बेस्ट रेट कौन सा होता है, और इंक्लूडेड है, उसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया। बट दैट डिपेंड्स अगेन, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ वर्क दैट एवरी पर्सन इज डूइंग। समझा, क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला देखो। चलो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्रोसीजरल पार्ट है बट इम्पोर्टेंट है। प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड इवॉल्विंग मिनिमम वेज। ये जो हमको हमारी न्यूज दिखी ना कि गवर्नमेंट फिक्स इज ₹1035 पर डे। ठीक है। पर इसके पीछे कुछ तो प्रोसीजर है, कल को उनके गवर्नमेंट ने सीधा बोला आज ही अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास में कितने मेथड है फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग मिनिमम वेज, कितने मेथड है, 1 2 3 4 टू, पक्का पक्का। ओके। नाम कैसा है उसका, फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड। ठीक है। ज्यादा अच्छा नाम जो एग्जाम में लिखोगे और मार्क्स आएंगे तो मुझे हटाएंगे कमिटी मेथड एंड दूसरा नोटिफिकेशन मेथड। याद आया। अब कमिटी नाम में कमिटी भी आ गया तो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले एक कमिटी बुलाएगी। ठीक है। कमिटी में कौन लोग होंगे, जो भी बैकग्राउंड के होंगे लेबर लॉस के बारे में, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। उस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय में अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि दोनों में अगर इक्वल लोग होंगे तो एम्प्लॉयर बोलेगा कि हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करो, एम्प्लॉय बोलेगा हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करो। तो इसके लिए हम लोग एक इंडिपेंडेंट पर्सन को भी बुलाते हैं, एंड दैट इंडिपेंडेंट पर्सन इज अवर चेयरपर्सन। ठीक है। फॉर दिस कमिटी ऑल्सो, तो वो कमिटी हमको सजेशन देता है कि इस हिसाब से मिनिमम रेट को फिक्स करो। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ दैट मिनिमम रेट। ठीक है। अब कमिटी का सिर्फ सजेशन दे सकता है, दे कैन नॉट फोर्स क्योंकि आप इतना ही रेट को फिक्स करो। ठीक है। तो गवर्नमेंट के ऊपर है कि हमको ये अमाउंट को एक्सेप्ट करना है, हमको कुछ चेंजेस करना है। ठीक है। तो आफ्टर ऑल दिस प्रोसीजर इज डन, वी अराइव्ड एट अ फाइनल अमाउंट। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगा, जैसे हमको ये न्यूज मिली तो वो हम लोगों को पब्लिश करेंगे। ठीक है। दैट इज पब्लिक इन द ऑफिशियल गैजेट दैट हम लोग ने ये रेट को फिक्स किया है। अब जब आप ये रेट को फिक्स करोगे, नोटिफिकेशन दोगे, तब आप उसमें लिखते हो कि न्यू रेट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम दिस डेट। ठीक है। तो आपका न्यू रेट एप्लीकेबल उस डेट से होगा। बट इन केस अगर नहीं लिखा है कि न्यू रेट कब से एप्लीकेबल होगा, तो आपको कब से अज्यूम करने का, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन। क्लियर, डन। दैट इज योर फर्स्ट मेथड। नाउ सेकेंड मेथड कॉल्ड नोटिफिकेशन मेथड। इसमें ना वो कमिटी के पॉइंट्स को हटा दो। ठीक है। बाकी का पूरा प्रोसीजर रिमेन सेम। ठीक है। तो उधर कमिटी थी, कमिटी का ये सब काम वाम हो रहा था, यहाँ पे कुछ नहीं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हमारे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पब्लिक में नोटिस इशू करता है कि भाई हम ये सोच रहे हैं मिनिमम रेट करने का, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन सजेशन हो तो हम लोगों को बताओ और हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्शन सजेशन को आपको
मिनिमम 2 मंथ्स में आपको बता देगा, ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्शन सजेशन आए होंगे गवर्नमेंट उनको कंसिडर करेगा, कंसिडर करने के बाद में गवर्नमेंट एक अमाउंट पे आएगा, एंड नाउ दैट फाइनल अमाउंट विल बी पब्लिश्ड एज इन द ऑफिशियल गैजेटिंग एज द न्यू रेट। अगेन अगर न्यू रेट का डेट नहीं लिखा है तो कब से इफेक्शन पे आएगा, 3 मंथ से, ठीक है। दैट वाज योर प्रोसीजर। अगेन वी हैव एन एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, नाम में ही सेंट्रल दिया हुआ है, तो कौन से कौन कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। एंड ये एडवाइस देगा काम भी किसको करेगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कर सकती है, एंड सेंट्रल लेवल पे है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी कर सकती है, ठीक है। अब इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, तो जो भी हमारी गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रखने बोला है उसमें हिसाब से हो सकता है, एंड वी शुड हैव इंडिपेंडेंट पर्सन ऑल्सो, ताकि बायस डिसीजन ना आ जाए, ठीक है। इन दैट इंडिपेंडेंट पर्सन शुड नॉट बी एक्सीडिंग वन ऑफ द ऑफिस टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। अब इसी में से इंडिपेंडेंट पर्सन में से एक पर्सन शैल एक्ट एज अ चेयर पर्सन। आर वी क्लियर? नाउ फिक्सिंग आवर्स फॉर अ नॉर्मल वर्किंग डे। हमारा ना पूरा का पूरा प्रोसीजर ध्यान में रखने के बाद भी अगर हम लोग ने सब कुछ अच्छे से कंप्लाई किया, हमने मिनिमम रेट अच्छे से फॉलो किए, अच्छा रेट रखा, सब कुछ देखा, बट हमने ना उसके सामने जैसे सपोज 1035 पर डे का अमाउंट मिलना चाहिए, तो डे जो पर डे है उसमें कितने आवर्स काम करने के बाद ये अमाउंट मिलेगा, अगर हमने यही डिसाइड नहीं किया तो अवर होल पर्पस ऑफ फिक्सिंग मिनिमम वेट गेट्स इनटू वेट, ठीक है। भाई बिकॉज हम लोग ने 1035 तो बोला, उसके साथ में हम हमारे वर्कर को बोलते हैं कि भाई 15 घंटा काम करो दिन का, अल्टीमेटली नो इफेक्ट, ठीक है। तो यू हैव टू सेट अ मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इन अ डे, so both will go hand in hand. If you fix the minimum rate and you fix number of working hours in a day, तब आपका minimum wages act का objective comply होगा, clear? Now see, fixing of minimum rates of wages without reference to the working hours may not achieve the purpose for which wages are fixed. Thus, appropriate government may fix number of works which shall constitute the normal working days. जैसे हम सब केस में क्या होता है, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, दैट इज नॉर्मल वर्किंग डे। अच्छा क्या 8 आवर्स अ डे इंटू 7 डेज सब दिन मिलाने का नहीं, तो अपने को क्या देने का, एक दिन का हॉलीडे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रेस्ट। अच्छा क्या आप लोग 8 घंटे से ज्यादा कभी किसी दिन 10-12 घंटे हो जाते हैं काम के, तो क्या आप फ्री में करा देगा, नो, तो उस 4 घंटे का क्या दोगे, क्लियर है? बस हमारा मिनिमम वेजेस वाला एक्ट भी हुआ खत्म, ठीक है। अब आते हैं पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पे। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट की कुछ एप्लीकेबिलिटी थी, याद करो जल्दी से, कुछ एप्लीकेबिलिटी था। क्या क्या था, एक एप्लीकेबिलिटी ऑन द नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है। दूसरी एप्लीकेबिलिटी रिगार्डिंग एवरी फैक्ट्री, एवरी फैक्ट्री एंड ऑल दैट इज ओके। और दूसरी एप्लीकेबिलिटी क्या थी, नंबर ऑफ वर्कर वाला हो गया, फिर इनकी कुछ देखते थे हम लोग जिसको कंपल्सरी बोनस देना पड़ता है, ऐसे कौन से वर्कर पर्टिकुलर जो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बोनस एक्ट के लिए डाले हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी है ना वो दो एप्लीकेबिलिटी है, एक नंबर ऑफ वर्कर्स वाली और दूसरा उनके, समझा याद आया, तो नंबर ऑफ वर्कर्स, तो पहली एप्लीकेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो क्या फैक्ट्री में मैं नंबर ऑफ वर्कर्स चेक करूँ, फैक्ट्री के लिए नंबर ऑफ वर्कर देखूं 20 और मोर 10 और मोर, ठीक है, लिखा हुआ है, ओके। तो एवरी फैक्ट्री यानी एक वर्कर हुआ, दो वर्कर हुआ या 1000 वर्कर हुए, सबके लिए बोनस एक्ट एप्लीकेबल। अब उसके अलावा की जितने भी एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे कितना होना चाहिए, 20 और मोर। अच्छा क्या है यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल ईयर देखते हैं कि अकाउंटिंग ईयर देखते हैं, बोनस हम लोग कब देते हैं, नॉर्मली बोनस कब मिलता है जब हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है, उसके बाद हम लोग उतने टाइम में बोनस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बोनस एक्ट के लिए आप कौन सा ईयर देखोगे, तो प्लीज रिमेम्बर अगर बोनस एक्ट का क्वेश्चन आया, ठीक है, तो वहां पे ना 2.5 में तो 180 डेज सिटिंग 12 मंथ्स मत लिख के आ,
ठीक है, या फिर कुछ याद नहीं आ रहा तो फाइनेंशियल ईयर लिख के ऐसा मत करना, लॉजिकली जाना। बोनस टाइप में बोला है तो बोनस टाइप में भी कंसिडर अकाउंटिंग ईयर एंड नॉट एनी अदर काइंड ऑफ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी पे आओ। डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 21,000 डज नॉट एक्सीड 21,000 डज नॉट। तो आपकी दूसरा जो लिमिट आएगा आपकी एबिलिटी का, दैट टॉक्स अबाउट दिस। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। ओके, सी नॉट एक्सीडिंग 21,000 पर मंथ। अच्छा, क्या हमारे अप्रेंटिस या ट्रेनिंग को बोनस देने का? ठीक है, अब हम लोग वेज की डेफिनेशन में अगेन क्या इंक्लूड करेंगे? ऑल रेम्युनरेशन इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस। एंड व्हाट इज डियरनेस अलाउंस? याद है हम लोग ने डिस्कस किया था, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ते रहता है टाइम टू टाइम, उसको मीट करने के लिए, कभी हमारी सैलरी का रैपिडली नहीं बढ़ती, ठीक है, उसको मीट आउट करने के लिए हम सैलरी के साथ देते हैं डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? अगेन पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, अब जो हम लोगों को मिल रहा है ऑन इरेगुलर बेसिस, उसको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, हाउस अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सेट्रा। बोनस जो हमारा एम्प्लॉयर उसको अपनी मर्जी से दे, ठीक है, एक्सक्लूडेड। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, व्हाट इज रिट्रेंचमेंट? हमने हमारे वर्कर को परमानेंटली काम से निकाल दिया, ठीक है, अब हमने रातों रात उसको निकाला, इसलिए हमने उसको 1-2 महीने की या 3 महीने की सैलरी दे के काम से निकाला। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज योर रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। ओके, नाउ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल फॉर बोनस, ये 3 स्टेप्स में था, मुझे याद है। योर स्टेप नंबर 1 was to determine the ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 करते थे, ठीक है, उसके बाद हम लोग अवेलेबल सरप्लस पे आते थे। अवेलेबल सरप्लस यानी मेरे पास बोनस देने के लिए कितना पैसा है, ठीक है, अब जितना भी पैसा हो गया उसको पूरा बोनस दे दूं? नहीं, तो इसके लिए थर्ड स्टेप वॉज योर अनलॉकेबल सरप्लस। ठीक है, याद आया कुछ? अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या हमें कैलकुलेट करना है? नहीं, अवेलेबल सरप्लस भी नहीं करना, अलोकेटेड सरप्लस भी नहीं करना, मतलब ऑलरेडी तुमको अमाउंट दिया रहेगा तो फॉर्मूला में आप ये कर सकते हो। अपने को कैलकुलेट क्या करना रहता है? वो बोनस वाला कैलकुलेशन जो हम लोग ने एक्सेल शीट में किया था। ठीक है, तो पहला ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको कुछ डिडक्शन को माइनस करने का, पहला माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, दूसरा डेवलपमेंट रिबेट, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अलाउंस। ठीक है, एंड द टैक्स, दैट डायरेक्ट टैक्स विद द एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से इतना अमाउंट माइनस करो। स्टेप नंबर 2 इज योर अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने ये 3 डिडक्शन को माइनस किया जो सेक्शन 6 में दिए थे, उसके साथ में जो हमारे एम्प्लॉयर ने लास्ट ईयर टैक्स पे किया था एंड उसमें से कुछ टैक्स बचा था हमारे पास, वो रीबेट वाला सब चीज, वो अमाउंट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो वो तुम्हारा बनेगा अवेलेबल सरप्लस। अवेलेबल सरप्लस आ गया, अब उस अवेलेबल सरप्लस का इफ यू डू 60% देन इट इज फॉर द बैंकिंग कंपनी, इफ यू डू 67% देन इट इज फॉर एवरी अदर टाइप ऑफ कंपनी। ठीक है, तो ये चीज को अच्छे से ध्यान रखो। Now next, eligibility and disqualification for bonus. और एम्प्लॉय एलिजिबल है बोनस के लिए, सपोज मैंने कोई ऑर्गेनाइजेशन को कल ही ज्वाइन किया, ठीक है, और अभी दिवाली का टाइम आ रहा था, मुझे बोनस मिलेगा मिलेगा? मेरे पास 30 वर्किंग डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, ईयर हो रहा है मतलब पूरे साल में कम से कम 30 वर्किंग डेज। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ बोनस, तो हमारा एम्प्लॉय कैसा है? कभी टाइप वाला। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आगे फ्रॉड किया, चोरी किया प्रॉपर्टीज का, थ्रेट किया, मिसअप्रोप्रिएशन, लोगों में झगड़े लगा दिए, राइट एनवायरमेंट बिहेवियर किया, तो क्या इनको हम लोग बोनस देंगे? ठीक है, टाइम लिमिट फॉर पेमेंट ऑफ बोनस, नॉर्मल केस में इट इज विद इन 8 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, एंड इन केस डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट जब तक चलेगा तब तक तो बोनस नहीं मिलने वाला, बिकॉज अभी डिसीजन नहीं आया है। तो फिर उसके बाद जब हमारी अथॉरिटी डिसाइड कर देती है, अवार्ड एंड सेटलमेंट दे देती है, उसके बाद वी हैव टू पे द बोनस। ठीक है, तो उसके विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अवार्ड और सेटलमेंट। ठीक है, चलो मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बोनस, परसेंटेज ऑफ बोनस कितना? मिनिमम 81 परसेंट एंड मैक्सिमम इज 20%। ओके,
ये वाला कैलकुलेशन एकदम अच्छे से वापस सुनना, ठीक है। अब मुझे बताओ, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर सेकेंड स्टेप, ठीक है। अब हमारे ना एम्प्लॉय, पहले हम लोग ने वर्कर की सैलरी डिटरमाइन की जिसको बोनस मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन ये बोलता है कि हमारे वर्कर की सैलरी एक्सीड 7,000 या फिर मिनिमम वेजेस जो हमारे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में डिसाइड किया है, सपोज इट इज 8,000। तो इन दोनों में से हमको क्या कंसिडर करने का, विच एवर इज हायर, ठीक है। तो स्टेप नंबर वन का आंसर आया हमारा 8,000। ओके, तो क्या बोल रहे हैं देखो, where the salary or wages exceed 7,000, ठीक है, it shall be calculated as if his salary or wages were 7,000। ओके, सिंपल भाषा में वापस बता देती हूँ, तुम्हारी सैलरी, अगर वर्कर की सैलरी 7,000 तक है तो 8.33% या फिर 20%, या फिर क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज दिया है आप इसी 7,000 पे कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा, अगर 7,000 से एक्सीडिंग हो जाता है, 7 से जितना भी अमाउंट आप एक्सीडिंग ले लो, 8,000 ले लो या कितना भी अमाउंट, ठीक है, तो आपको सैलरी या वेजेस कितनी कंसिडर करने की, 7,000 होगी। अच्छा, अगर 7,000 से कम है तो क्या करने का, वो कम वाला अमाउंट कंसिडर करने का, ठीक है। तो तीन सिनेरियो मैंने समझाए, वापस एक बार मैं पूछ, 7,000 अगर सैलरी, एग्जैक्ट 7,000, तो 7,000 अमाउंट ले लेंगे, ठीक है। अगर उससे कम है, ओके, तो जो कम वाली अमाउंट है वो ले लेगी। अब इसमें ना याद नहीं करना है, इसको मजाक नहीं करना है, बिकॉज देखो, अब अगर तुम्हारी सैलरी 5,000 है तो तुम बोनस 7,000 में थोड़ी दोगे, ठीक है। तो जितनी सैलरी है उतना बोनस आपको मिलेगा, ओके। अगर 7,000 से ज्यादा सैलरी है तो इधर का मैं कोई अमाउंट नहीं लिखती, मैं लिखती हूँ 7,000 प्लस। अब इसमें कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो तुमको क्या उस बड़े वाले अमाउंट में बोनस देने का, आंसर इज नो। तो तुमको बोनस देने का 7,000 वाले अमाउंट पे। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर 7,000 वाला लिमिट मैंने या आपने डिसाइड किया है, नहीं, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि पहले अमाउंट थोड़ा सा कम था, इसके बाद अभी अमाउंट 7,000 है, आगे चल के अमाउंट रिवाइज हो सकता है। क्लियर है? चलो, नाउ सेट ऑन एंड सेट ऑफ, बस ये लास्ट प्रोविजन ऑफ बोनस एक्ट। सेट ऑन का मतलब क्या था, याद है कुछ, अच्छे दिन, ठीक है। और हमारे सेट ऑफ का प्रोविजन इज, तो अभी हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं कि बुरे दिन, बुरे दिन, बुरे दिन। चलो सुनो, तो सेकंड का प्रोविजन ये बोलता है कि हमारी कंपनी में ना भरपूर पैसा है, ठीक है, इतना ओवर पैसा है कि हमने पे कर दिया मैक्सिमम बोनस। मैक्सिमम बोनस इज 20%, ठीक है। तो 20% अगर हम लोगों ने पे कर दिया, उसके बाद भी अगर हमारे पास में अवेलेबल सरप्लस और बचा हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद अगला साल ऐसा कुछ भी तो हो सकता है कि हमारे पास में पैसे कम पड़ रहे हो, ठीक है। तो क्या अभी हमारे पास जो सरप्लस है उसको हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? आंसर इज यस, दैट आर कॉल्ड एज योर सेट ऑन प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, ये लाइन फैक्टर क्या है, काउंटिंग ईयर, उसके बाद में अमाउंट में क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, ठीक है। लैप्स हो जाता है मतलब दैट अमाउंट इज नॉट अवेलेबल फॉर बोनस, उसके बाद आप दूसरी अमाउंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका भी पूरा ऑपोजिट अगर आप कंसिडर करो तो दैट आर योर सेट ऑफ प्रोविजन, ठीक है। वो भूल नहीं है, वो सर खड़े हैं, तुम इधर ध्यान चलो, ये क्लियर। तो सेट ऑफ प्रोविजन का तुम पूरे ऑपोजिट कंसिडर करो, ठीक है। अब सेट ऑफ में हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में क्या है, कितना अमाउंट पैसा है कि मिनिमम रिकवरी नहीं दे पा रहे, ठीक है। तो क्या हम उस अमाउंट को कंसिडर करके सेट ऑफ कर सकते हैं आगे के ईयर में? आंसर इज यस। अगेन, कितने टाइम तक सेट ऑफ कर अकाउंटिंग ईयर। इज दैट क्लियर? दैट इज योर सेट ऑफ प्रोविजन। सब लोगों के ना तुम वर्डिंग देखोगे ना तो तुमको सीधा क्लियर हो जाएगा। मोर देन, ठीक है, सेट ऑन के लिए, यहाँ पे उसका ऑपोजिट लोअर देन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में क्या था, एक्सेस अमाउंट, सेटअप में क्या है, शॉर्ट कॉलम, ठीक है। और कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर द काउंटिंग ईयर, दैट टाइम हैज रिमेन सेम। इज दैट क्लियर? आर वी डन? बोनस एक्ट खत्म हुआ, चलो दोबारा चाहिए कैलकुलेशन के 7,000 वाले में। नो, 7,000 में ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, उसमें हम लोग whichever इज हायर लेते हैं जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग सैलरी। तो जब हमसे पता चलता है कि ये 7,000 से ज्यादा है कि कम है, अगर ज्यादा होती है तो हम इसको 7,000 ही अज्यूम करते हैं, अगर कम होती है तो हमको कम वाला अमाउंट अज्यूम करते हैं। दैट इज द लॉजिक। क्लियर? डन? तीनों चैप्टर हो गए वेजेस वाले। हाँ, तीन हुए, चौथा है बाकी इक्वल रेम्युनरेशन।
चलो, अब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट के बारे में मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता दूं जो हम लोग ने पढ़ी थी। एक उसमें था सेम और सिमिलर वर्किंग कंडीशन का डेफिनेशन। ठीक है, क्या हमने वो चैप्टर लिखा था, मॉडल से पढ़ा था, मतलब नोट्स में पढ़ा था। ठीक है, ठीक है। एक डेफिनेशन इज अबाउट सेम और सिमिलर वर्किंग कंडीशन। नाम एक्ट के नाम में ऑब्जेक्टिव देखो तो सब देगा इक्वल रेम्यूनरेशन, इसको इक्वल रेम्यूनरेशन देना है बिटवीन मेल एंड फीमेल वर्कर्स एंड टू मेक श्योर दैट नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन। ठीक है, तो हम इक्वल सेम रेम्यूनरेशन कब देते हैं, दो जन को एक ऑर्गेनाइजेशन में दो एम्प्लॉइज को सेम रेम्यूनरेशन मिलता है। कौन से केस में, जब वो लोग सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास जो स्किल एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज है उस काम को करने की वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम और सिमिलर वर्किंग कंडीशन मतलब क्या हुआ, स्किल, एफर्ट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मिंग ऑफ द वर्क इज ऑफ द सेम और सिमिलर नेचर। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करने का सवाल ही नहीं आता। ओके, इसीलिए अगर एक मेल वर्कर है सेम काम कर रहे हैं और एक फीमेल वर्कर है जो सेम काम कर रही है, तो फिर इनके केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों को सेम रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा ये बोलता है कि सेम रेम्यूनरेशन या इक्वल वाला चीज आप सिर्फ और सिर्फ जब उनको रिक्रूट कर रहे हो, मतलब अपॉइंट कर रहे हो, उस टाइम भी फॉलो नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फॉलोड आफ्टर रिक्रूटमेंट ऑल्सो। जैसे जब आप प्रमोशन करते हो तो प्रमोशन के टाइम पे भी यू हैव टू गिव इक्वल ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आप उनका ट्रांसफर कर रहे हो उस टाइम पे भी यू हैव टू गिव द इक्वल ट्रीटमेंट। इन शॉर्ट, फ्रॉम अपॉइंटमेंट टिल रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन ऑफ थिंग और रिटायरमेंट ऑफ थिंग, हर एक चीज सेम सेम जानी चाहिए मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए। इज दैट क्लियर? डन। सो दैट वाज अबाउट योर इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, उसके बेसिक प्रोविजन। इसमें से क्वेश्चन आएगा तो तुमको ये आ सकता है दो या तीन मार्क के लिए, सेम और सिमिलर वर्किंग कंडीशन हम किसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं कोड नंबर 3। अब हम वर्कर के थोड़े रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग आते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी में कितने चैप्टर, 5 चैप्टर। ठीक है, 5 चैप्टर्स है कि 6 चैप्टर्स है। चलो पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से ही। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से चालू करते हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर्स के बेसिस पे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ग्रेच्युटी। व्हाट इज ग्रेच्युटी? देखो, ग्रेच्युटी वर्ड से कौन सा वर्ड याद आता है, ग्रेटिट्यूड, एंड दैट ग्रेटिट्यूड का मीनिंग इज सेइंग थैंक यू। ठीक है, तो हमारा एम्प्लॉयर यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय को क्या बोल रहा है कि भाई थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सर्विसेज एंड कंट्रीब्यूशन इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बेसिस ऑफ दैट वी आर रिकॉग्नाइजिंग यू फॉर योर एफर्टलेस सर्विसेज। ठीक है, अब हम लोग ग्रेचुटी का एक दिन में कुछ किसी ने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर दिया होगा एक साल में, नहीं, तो कितने टाइम में होगा ये चीज, और मतलब when the employee has rendered a continuous service for a continuous period of 5 years or more, then आप उनको ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल करोगे। ठीक है, that was your meaning of gratuity. Now gratuity act is applicable in case of all factories, mines, oil fields, plantation, ports, railway establishment. ठीक है, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स वाला क्राइटेरिया देखूं? आंसर इज नो। या उसके अलावा भी अगर कोई शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट है वहां पे नंबर ऑफ पर्सन का क्राइटेरिया देखूं? आंसर इज यस। ठीक है, एंड कितना है वहां पे, 10 और मोर पर्सन, दैट ईयर। नेक्स्ट बात करता है अबाउट अवर एम्प्लॉय। क्या एम्प्लॉय में टीचर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो इंक्लूडेड हियर? आंसर इज यस। क्या गवर्नमेंट के एम्प्लॉय इज इंक्लूडेड हियर? आंसर इज नो। ठीक है, नाउ व्हेन ग्रेच्युटी इज पेबल, कब आप ग्रेचुटी के एलिजिबल होते हैं, कब ग्रेचुटी पेबल होता है? सबसे पहले तो आफ्टर रेंडरिंग अ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ 5 years और मोर। चलो 5 years और मोर वाला कंट्रीब्यूशन कर दिया, पर पे कब करूं? एट द टाइम ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉय,
लास्ट की दो केसेस सुपर एनुएशन वाले केस में भी आएगा। एंड व्हाट वाज सुपर एनुएशन? रिटायरमेंट बिफोर एज। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि इफ आई विल रिटायर एट द एज ऑफ 50, सो आई हैव टू रिटायर एट द एज ऑफ 50। ठीक है, लास्ट के दो केस बात करते हैं अबाउट द डेथ ऑफ द वर्कर और डिसेबलमेंट ऑफ द वर्कर। डेथ और डिसेबलमेंट क्या 5 साल के बाद ही आएगी? रुक के आएगी कि अभी नहीं नहीं ग्रेचुइटी का साल खत्म हो दो फिर हम आके लेके जाएंगे? नहीं, ठीक है, वो तो कभी भी हो सकता है। इट इज अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। तो क्या रहते हैं डिसेबलमेंट के टाइम पे? आप 5 साल वाला क्राइटेरिया देखोगे, आंसर इज दैट क्लियर? So when gratuity is payable, continuous service of 5 years or more at the time of superannuation, retirement, resignation, then that is settlement. Then settlement के लिए 5 years का criteria is not applicable. Clear? To whom will gratuity pay? किसको पेमेंट करने का ग्रेचुटी? मेरे को, एम्प्लॉय को। ठीक है, एम्प्लॉय हिमसेल्फ जिसने काम किया है ग्रेचुटी का अमाउंट किसको मिलेगा? तो उसको दोगे। अदरवाइज अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो फिर कौन देगा? उसका लीगल है। और सॉरी पहले नॉमिनी। ठीक है, नॉमिनी अपॉइंट नहीं किया तो किसको देगा? उनके लीगल है। ठीक है, तो टू एम्प्लॉय हिमसेल्फ इन केस ऑफ डेथ नॉमिनी, और नो नॉमिनी लीगल है। ठीक है, अच्छा अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेबल इसका फॉर्मूला याद है? हाफ मंथ सैलरी, उसमें से 3 घंटे महीना होता है, मुझे 4 घंटे महीना। ठीक है, इनटू वो एम्प्लॉय की सैलरी, इनटू कितने सालों के लिए उन्होंने काम किया, तो नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, और एक लम सम अमाउंट था। यस, 20 लाख वॉज दैट अमाउंट। अब इसमें से whichever is higher की लोअर। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन के हिसाब से अगर करो, इधर 5 लाख आता है, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और हमारा नंबर अमाउंट इज 20 लाख, तो फिर आप कौन सा वाला अमाउंट लोगे? ठीक है, तो विच एवर इज मोर। ठीक है, नाउ फोर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर फीचर? ग्रेचुइटी को रोक लेना या ग्रेचुइटी को जब्त कर लेना, ये राइट किसकी पास है? एम्प्लॉयर के पास। ठीक है, तो एम्प्लॉयर ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस में एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी को अपने पास में जब्त करके रखेगा, मतलब वो अमाउंट अपने एम्प्लॉय को नहीं देगा? कौन सी सर्कमस्टांसेस में? अगेन हमारा एम्प्लॉय कैसा है? सर्विसिंग वाला। ठीक है, क्या काम किया उसने? देखो, अपने एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को डैमेज किया, लॉस किया। ठीक है, राइटियस या वायलेंट बिहेवियर किया, ऑफेंस अंडर मॉरल डॉक्यूमेंट में पकड़ा गया, या फिर ऐसा कुछ काम किया, तो क्या उसको बुला के अप्रिशिएट करने का कि और ऐसा काम करो? नहीं। ठीक है, सो दैट विल बी योर फोर्थ फीचर ऑफ ग्रेचुइटी। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी। नाउ हु विल डू द एप्लीकेशन? अच्छा, मेरा रिटायरमेंट रेजिग्नेशन मुझे कब करना है, तो मुझे ही पता होगा। ठीक है, एंड मैं ही तो अपने एम्प्लॉयर को जाके बताऊंगी। तो एप्लीकेशन विल बी मेड बाय द एम्प्लॉयर, एंड टू हूम द एप्लीकेशन विल बी मेड? एम्प्लॉयर। ठीक है, कितने दिन में करने का? विद इन 30 days ऑफ बिकमिंग एलिजिबल फॉर द ग्रेचुइटी। ठीक है, फिर हमारा एम्प्लॉयर क्या करेगा? हमारा कितना ग्रेचुइटी का पेमेंट बनता है उसके बारे में हम लोगों को वो अमाउंट बताएगा। ठीक है, कितने टाइम में हमारे एम्प्लॉय को अपना ग्रेचुइटी दे देगा? विद इन 30 days का पीरियड। ठीक है, अगर उन्होंने विद इन 30 days पेमेंट नहीं किया तो कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा? एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% और एन। ये दोनों के देर से कितनी बार बात करेंगे? चलो, ये क्लियर? डन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। बस करो। चलो, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस? कौन सी सर्विस हो? रिपीट करो, कितना ही क्वेश्चन। अच्छा हाँ, बोल रहे थे, ठीक है, समझे। चलो, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, मैं कल को अपनी हरकतों के बारे में पहले से ही बता रहा हूँ। चलो चलो, क्वेश्चन ग्रेविटी है, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, ये जो तो पॉइंट है दैट विल बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सर्विस। ये वाले दोनों पॉइंट दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज कंटिन्यूअस सर्विस। ठीक है, पहला वाला पॉइंट क्या होता है? अनइंटरप्टेड सर्विस प्रोवाइड किया हमारे एम्प्लॉय ने,
अच्छा, अनइंटरप्टेड सर्विस में कभी अगर आपने लीव ले लिया या वो छुट्टी पे है या फिर ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ एंड लॉकआउट हो गया, ठीक है, तो क्या हम इसको अनइंटरप्टेड सर्विस में या बीच में कुछ ऐसा हर्डल काउंट करेंगे कि हम इसको इंक्लूड करेंगे, द डे विल बी इंक्लूडेड, सो यस वी विल कॉल इट एज अ कंटिन्यूअस सर्विस वाला डे, ठीक है। दूसरे केस में हम लीव पे चले गए, एब्सेंट फ्रॉम लीव भी हो गया थोड़े टाइम के लिए, so that will also be not considered as an interrupted service, ठीक है, तो हम कंटिन्यूस सर्विस में वो डेज को ऐड करेंगे, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ ना, उनका लीगल टर्मिनेशन हो गया, मतलब उसके एम्प्लॉयमेंट को ये कर दिया, वो एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया गया, ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट से निकाला गया, उसके बाद उसको वापस से अपॉइंट किया, ठीक है, क्या वो कंटिन्यूस सर्विस में आएगा, नहीं, बिकॉज यू आर लीगली टर्मिनेटेड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, ओके। लास्ट वाला पॉइंट बोलता है कि कंटिन्यूस सर्विस में आपने ब्रेक दे दिया 1.5 साल का, 1.5 ईयर, क्या ये कंटिन्यूस सर्विस में आता है? इज दैट क्लियर, इज दैट डन? चलो, मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट को बहुत फटाफट रिवाइज करते हैं, जिसमें मैं सिर्फ तुमको ये वाले प्रोविजन अगर तुमको याद हो तो मैं बता दूं। हाँ जी, डेज वाले प्रोविजन थे, याद है कुछ? पहले तो उसकी एलिजिबिलिटी कि मेटरनिटी बेनिफिट के लिए कौन से वर्कर यानी कौन सी वुमेन एम्प्लॉय एलिजिबल है जिसने एटलीस्ट 80 डेज काम किया हो, नॉट लेस देन 80 डेज काम किया हो इन 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि उनको कितना लीव देने का, ओके, तो हमारे पास में ना दो केसेस है, ठीक है। पहले वाले केस में लीव कितना है, 26 वीक का था, ठीक है। ये कौन से वाले केस में, जब वुमेन की जो चिल्ड्रन है दैट इज अप टू 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, ठीक है। तो पूरा 26 वीक्स विल बी गिवन एज लीव, 26 वीक्स का मतलब होता है 6 महीने, ठीक है, बट तुमको एक्ट में 26 वीक्स लिखा हुआ है तो तुम 26 वीक्स ही लिखोगे, ओके। अब इसमें ना कुछ प्री एंड पोस्ट लीव वीक्स थे, ओके। सपोज दिस इज द डेट ऑफ हर डिलीवरी, तो इसके पहले जो डेज होने चाहिए, जो वीक होने चाहिए, वो मैक्सिमम इट शुड बी 8 वीक्स, ठीक है। अब उसके बाद 26 - 8 कितना बचा, कितना बचा, 80, तो बाकी की लीव कब मिलेगी, आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है। अब यही सेम चीज मैं वापस यहाँ बनाती हूँ, पर यहाँ पे लीव हो जाती है 12 वीक्स, ठीक है। ये कौन सी वाली वुमेन के लिए, जिनके 2 से ज्यादा सर्वाइविंग चिल्ड्रन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोगों को वीक्स डिवाइड करने पड़ेंगे, पर इधर एकदम सिंपल कैलकुलेशन, बिफोर डिलीवरी 6 वीक्स, आफ्टर डिलीवरी 6 वीक्स, ओके, तो दैट वाज द लीव के बेसिक कंडीशन। उसके बाद में अगर हमारी जो वुमेन है लीगली कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करती है, ठीक है, अडॉप्ट करती है, वो चाइल्ड का जो एज है दैट इज बिलो द एज ऑफ 3 मंथ, मींस इट इज अ न्यूबॉर्न बेबी ओनली, ओके। तो यहाँ पे भी जो लीव मिलेगा इट शैल बी 12 वीक, यहाँ पे प्री एंड पोस्ट वाला क्राइटेरिया नहीं आएगा, ओके। सो दैट वाज अबाउट द लीव पीरियड। एज इट वेल, जो मेटर्निटी बेनिफिट के लिए जाने वाले होते हैं, तो वुमेन एम्प्लॉय हमारे एम्प्लॉयर को एप्लीकेशन करती है कि लीव पे जाना है इतने टाइम के लिए, आई विल बी ऑन लीव, एंड दैट विल बी अ पेड लीव या अनपेड लीव, एंड पेड लीव में जो आपको पेमेंट कैलकुलेट करना है वो कितने टाइम का कैलकुलेट करती है, एवरेज ऑफ 3 मंथ, ठीक है, प्रिसीडिंग जब वो काम कर रही थी तब तक का, ओके। फिर वुमेन एम्प्लॉय ऐसा नोटिस देगी, अपना एम्प्लॉयर उनको 26 वीक्स और 12 वीक्स विच एवर इज एप्लीकेबल उतना हॉलीडे देगा, ठीक है। अब पेड लीव है तो सर्टेन अमाउंट ऑल्सो हैज टू बी पेड, ओके। So half of the amount will be paid beforehand, half of the amount will be paid within 48 hours from the date of the delivery, ठीक है। ये था हमारा प्रोविजन। अब जैसे ही वुमेन काम पे वापस आती है आफ्टर टेकिंग दिस मेटर्निटी बेनिफिट का लीव, तो क्या प्रोवाइड करेगा, एक नर्सिंग फैसिलिटीज, दूसरा क्रेच फैसिलिटी, ठीक है। कितनी ब्रेक्स अलाउ होगी फॉर नर्सिंग ब्रेक, इट शैल बी अ 2 ब्रेक्स डेली, ठीक है, जब तक चाइल्ड की एज 15 मंथ्स नहीं हो जाती, ओके। एंड क्रच फैसिलिटीज कब होगा, जब उस ऑर्गेनाइजेशन में 50 और मोर एम्प्लॉइज है एंड हमारा एम्प्लॉयर उनको 4 विजिट्स करने देगा एक दिन के अंदर, इज दैट क्लियर, इज दैट डन, पक्का, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, अब कल हमारा बाकी है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का बाकी के चैप्टर्स, और हमारे पास में है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज वेल एज कॉस्ट एक्ट, ठीक है, वो खत्म होगा फिर हम लोग एसपीसी के पार्ट ए में जाएंगे, क्लियर है, डन। प्लीज थोड़ा सा पढ़ते रहना और पढ़ के आना, चलो
सी यू टुमारो, गुड बाय, ठीक है, मीटिंग एंड करती हूँ मैं। कुछ भी डाउट प्लीज पूछ लेना, कर